मैंने अपने पति के कहने पर जॉब नहीं छोड़ी, इसलिए मेरा नाम दूसरों के साथ जोड़ते हैं। मैंने कहा कोई सबूत हो तो दिखाओ, वो कहते हैं सबूत होगा तो तुझे छोड़ दूंगा। तो उन्हें लेट देम ऐड एनी नेम, जोड़ने दो। जब कुछ है ही नहीं तो वो जोड़ जोड़ के थक जाएंगे। एक रिवर्स साइकोलॉजी इस ऐसे में ना काम करती है नाम जोड़ने वालों के साथ, कि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो उससे पहले ही अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं। और इसीलिए वो आपको एक आइडिया दे रहे होते हैं कि अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो जस्ट एक हिंदी में शब्द कहूँ तो गीदड़ भभकी वो है। आपको उसका स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अच्छी जॉब चल रही है तो आप अपनी जॉब करो, अपना सीधे चलो जैसे जीवन में चलते हैं, ठीक है। नाम अगर कोई फर्जी जोड़ता है हमारा किसी का किसी के साथ, लेकिन असलियत में जब ऐसा कुछ होता नहीं ना, तो वो बात आगे बढ़ती नहीं है, उठती है इधर उधर फैलती है जरा मरा सी, और उसके बाद शांत हो जाती है, क्योंकि झूठ के कहते हैं ना पैर नहीं होते। ठीक, तो अपने व्यवहार को आप संयत रखें, उस पर कोई उंगली उठाने का मौका ना दे किसी को। बाकी बिल्कुल सही से अपना काम करो फ्री माइंड होके, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान की इच्छा रही तो कुछ समय बाद वो भी समझ जाएंगे कि हाँ मेरी पत्नी बाहर जाती भी है, लेकिन वो अपनी डिग्निटी मेंटेन किए हुए है, वो बहुत सभ्यता से अपने चरित्र को संभाले हुए है। तो मुझे उस पर चिंता करने की या शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वर की कृपा हुई तो ज़रूर समझेंगे, और अगर नहीं भी समझे तो भी ये आप जानती हैं, आपका मन जानता है। और बाकी उन्हें छोड़ पूरी दुनिया को भी दिखाई देता है कि कोई औरत अगर काम करने जा रही है तो उसका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। कोई एक आदमी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो आप अपनी निश्चिंत होकर नौकरी करो और लाइफ में खूब आगे बढ़ो। तो आज मैं बैठी हूँ एपिसोड 151 के सवालों के जवाब ढूंढने, और क्योंकि बीच में एक दो दिन एक्स्ट्रा हो गए इसलिए ढेर सारे सवाल हैं। कोशिश करूंगी एक भी ना छोड़ूं, सबके जवाब दूं। फिर भी अगर कोई छूट जाए तो एडवांस में क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। हाँ जी। दी, हमारा नेबर मुझे देखता थूकता है, अनएम्प्लॉयड है, दिन भर घर में ही होता है, हम उनसे बात नहीं करते, बच्चों को भी उनकी वजह से घर में ही रखना पड़ता है, बच्चे भी रोए गिरे तो खुश होता है। पति कहते हैं डोंट स्टॉप लो एंड फाइट विद देम बिकॉज दे डोंट हैव स्टैंडर्ड, जस्ट इग्नोर। आपके पति बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसको अटेंशन ही चाहिए आपसे और वो आप दे रहे हो। उसको ऐसे बिहेव करो कि वो है ही नहीं। अगर वो जा रहा है थूक रहा है, आप सपोज करो कुत्ते गली के होते हैं, वो किसी के भी दरवाजे पे गंदगी मचा जाते हैं, तो हम कुत्तों के लिए भगेंगे क्या उनसे बदला लेने के लिए, या बाहर निकलना छोड़ देंगे? ठीक है, तो आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इन्वॉल्व मत हो, रिएक्शन मत दो, एंड अपनी लाइफ स्मूथली जीते रहो जैसे है। मैं मान रही हूँ, देखो ये प्रिटेंड करना पड़ेगा, अगर कोई हमें इस तरीके से इरिटेट करता है हम नॉर्मल नहीं रह पाते, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है नॉर्मल रहने का। धीरे धीरे वो बंदा, क्योंकि उसको चाहिए अटेंशन, अटेंशन जब मिल नहीं रही तो वो रुकेगा, और नहीं भी रुकता इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब आप यहाँ पर ये है, कहीं और जाओगे कोई और मिल जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ स्मूथली जैसे नॉर्मल चलती है वैसे ही चलानी है, कोशिश करनी है, और अगर नहीं हो पाती तो भी उसके सामने एटलीस्ट प्रिटेंड करना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज़ द ट्रिक। नेक्स्ट, हेलो मैडम जी, मैंने आपके कहने पर मैडम जॉब की थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों के साथ चक्कर चल रहा है। ये वही हैं जिनका मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको मैंने मतलब दे दिया सुझाव कि आप अपना तसल्ली से नौकरी करती रहें। दी, मेरी प्रॉब्लम में मेरी खुद की मम्मी बहुत ख़राब है, टॉर्चर करती है, मेरी सैलरी से घर चलता है और बहुत ज़्यादा पैसों की वजह मारती पीटेगी, यहाँ तक कि मुझे सासौत्या करने को मजबूर कर दिया। मैं क्या करूं, मेरी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हूँ, पापा नहीं है, मेरा बहुत हेल्थ इशू है, मुझे 6 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, मेरे क्या करूं, मेडिसिन भी नहीं करवा देती, जब खुद की माँ बाप ऐसे हों तो क्या करूं प्लीज़ दी। देखो पापा तो आपके हैं नहीं, मम्मी हैं। मम्मी ने आपको बस जैसा उनको माँ के नाते करना चाहिए था वो चीज़ वो आपको दे नहीं रही। आप उनके लिए एक पैसा कमाने का जरिया है कि इससे घर चल रहा है, लेकिन समझदारी ये होती कि ठीक है अगर एक बच्चा घर चला रहा है तो उसका ध्यान उस तरीके से रखा जाए। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपना ध्यान खुद रखें, है ना। आपके पैसों से घर खर्च चल रहा है तो मान लो ये आपके परिवार
अपना बच्चों वाला या पति वाला भी होता, मान लो मैं पत्नी हूँ और मैं कमा रही हूँ, मेरे परिवार का खर्चा पानी मेरे पैसों से चल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो भी क्या मैं अपनी तबीयत के लिए, अपने सेहत के लिए, या मेरा हीमोग्लोबिन अप हो जाए, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करने के लिए, क्या मैं इनफ नहीं हूँ अपना ख्याल रखने के लिए? है ना, ये तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अगर हमें पता है कि मेरे ऊपर ही घर चल रहा है तो मुझे अपना ध्यान रखने के लिए वो एक ज़रूरी खर्चे की तरह करनी पड़ेगी, अपनी दवाई और खाना। तो आप उनका मुंह क्यों देख रहे हो कि वो आपका ध्यान रखें? आप बाहर जा रहे हो जॉब करने, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको सेब खाने चाहिए, जो मेरी नॉलेज में सबसे तेज़ी से मुझसे बढ़ता है। तो आप अपने लिए एप्पल है, या हीमोग्लोबिन के आप बढ़ाने के आयरन की टैबलेट्स खा सकती हैं, डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब करा है। आप बाहर से आते हुए दवाइयाँ ला सकती हैं ना। जो बंदा नौकरी करके पैसे कमा सकता है वो अपने पैसे खुद खर्च भी तो कर सकता है। और रही बात कि घर खर्च आपके पैसों से चलता है, तो देखो घर खर्च अपना हो या मैके का, हम कभी भी निकाल रहे हैं। हम 100% खर्च अपना घर खर्च नहीं कर देंगे। हम कुछ सेविंग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। एक समझदार व्यक्ति को 20% की सेविंग हमेशा करनी चाहिए, वो इसीलिए तो करते हैं। कोई अड़ी भिड़ी है तो करें। तो आप घर खर्च भी चला सकती हो, और कोई आपका ध्यान ना भी रख रहा हो तो आप अपना ध्यान खुद भी रख सकती हो। आप कमा रही हो, अपनी शक्ति को पहचानो। इतना बेचारा फील मत करो कि कोई आपका ध्यान रखेगा तो ही होगा। एक अच्छी बात यह है आशा की किरण, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर जब आपकी शादी होगी तो लड़कियों के पास हमेशा एक गोल्डन चांस आता है कि उनकी लाइफ बदल सकती है। जब शादी के बाद वो दूसरे घर जाती हैं तो मे बी उसके बाद सब सॉर्ट हो जाए। तो आप अपने लुक्स पे काम करो, ताकि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आपकी शादी जब भी होगी आपको काम आएगा। अच्छे जगह कहीं पर भी रिश्ता आप जहाँ चाहोगे वहाँ हो सकेगा। एंड अपनी सेहत पे काम करो, प्लस राजी खुशी अपने घर का खर्चा चलाओ। मतलब ज़िंदगी जैसी चल रही है ना, देखो नॉर्मली ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसी चल रही है उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि आप आत्महत्या करने की बात सोचें। ठीक है, अभी चल रही है लाइफ, ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट, मैम मेरी बहन के घर पे उसकी नंद का लड़का आ गया है रहने के लिए, पढ़ने के लिए, बट मेरी बहन इससे एग्री नहीं है क्योंकि उसकी जॉब है, वो मैनेज नहीं कर पाएगी। बट जीजा जी की इच्छा है कि वो लड़का उनके पास ही रहे। जीजा जी मेरी बहन को घर के काम में ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते। बहन की नंद ने तो मेरी बहन से इस मैटर में बात तक नहीं की, बट लड़के को भेज दिया 2 साल के लिए। अब बहन पजल हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि जीजा जी का झुकाव उनकी बहन से ज़्यादा है। उनको मेरी बहन की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। बहन सपोर्ट करने के लिए कहती है तो वो गुस्सा करती हैं। जीजा जी सनकी भी हैं, वो अच्छे हस्बैंड नहीं हैं। मेरी बहन को क्या करना चाहिए? आपकी बहन को जितना आपका घर का काम उनकी बहन, आपकी बहन का चल रहा था, मान लीजिए आप उनके घर में मान के चल रही हूँ 4 जने हैं, पति पत्नी और बच्चे, एक जना और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो जितना खाना वो बना रही थी सिंपल, एक जने का उसमें खाना एक्स्ट्रा कर दें। अब वो लड़का अगर कहे कि भाई मामी मुझे तो 4 बजे ये वाला दूध चाहिए, या मुझे रात को 2 बजे कॉफ़ी चाहिए, या मैं तो खाने के साथ ये ज़रूर खाता हूँ, ये सब चीज़ें करना 100% आपकी बहन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अननेसेसरी वो ले भी ना, ठीक है, क्योंकि उसका तो कॉन्सेंट भी नहीं लिया गया उस लड़के को भेजने से पहले। सिंपल है, जो वो अपने 4 के लिए काम कर रही थी जस्ट अब 5 के लिए कर देगी। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, कि हाँ उस लड़के के लिए स्पेशली मुझे ये करना है, उस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर ना ले। और अगर वो लड़का कहे भी तो उसे आराम से कह दे कि बेटा ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं वर्किंग हूँ। उससे बिल्कुल ही अगर कुछ भी नहीं आता उसका मामा करे जो लेके आया। आपको टेक्निकली आपकी बहन को ब्लेम कोई नहीं करने का इस चीज़ के लिए कि भाई तुमने उसके अलग से नखरे क्यों नहीं उठाए। सिंपल, जो 3 टाइम का 4 टाइम का खाना आप पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहो। एंड स्पेशल काम अपने सिर पे लो मत, हो जाएगा मैनेज। जो 4 का कर सकता है वो 5 का भी करेगा। आपके घर में शांति भी बनी रहेगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि अब क्या करूं। अगर कोई बात आती है तो आप सीधे कह दो कि भाई मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई ना, तो जितना मैं कर पा रही हूँ वो भी मेरा बड़प्पन ही है, बस। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरी सास से लड़ाई हो गई क्योंकि सारा काम मैं करती हूँ फिर भी वो वैल्यू नहीं करती, ऊपर से कमेंट्स करती रहती है। मैंने उनके कमेंट्स का जवाब दिया तो वो गुस्सा हो गई, उल्टा बोलने लगी। तो मैंने भी बोला लड़ाई इतनी बढ़ गई, मेरे हस्बैंड भी माँ की साइड लेते हैं, मुझे बोले मैके चली जा, लेकिन ससुर जी ने बोला तू अपने बच्चे और पति को बना खा, हमारा मत कर। ऐसी सिचुएशन है कि दिमाग खराब कर दिया है, क्या करूँ? अभी देखो, जब झगड़ा होता है ना तो कुछ भी उस टाइम पे इंस्टेंट डिसीजन लेना सही नहीं होता।
आप अब अलग हो सकती थी ऐसे कंडीशन में इजीली, अभी ये चीज़ ऐसी बन गई, इस परिस्थिति पे आके आप अलग हो सकती थी। अगर आपके हस्बैंड अलग बनाने खाने को राजी हैं तो आपके लिए ऑप्शन है इस टाइम पे आप अलग हो सकते हो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड भी राजी नहीं है ना, तो आप बीच में फंसी हुई हो, ना आप अलग हो पाओगी ना आप साझे में रह पा रही हो। अब उसमें क्या होता है, देखो डिपेंड करता है एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, एग्जैक्टली आपने क्या बोला, एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला, है ना। तो अगर आप अपना साइड अपने हस्बैंड को समझा पाने में सफल होती हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई बात तो इसकी भी लॉजिक वाली है, कहीं ना कहीं चाहे वो कहें ना कहें, लेकिन उनको ये समझ में आ जाए कि अच्छा चलो मेरी माँ गलत नहीं है लेकिन गलत ये भी नहीं है, अगर इस पॉइंट तक भी बात आ जाती है ना, तो अगर आप अलग हो गए तो भी एक टर्निंग पॉइंट आपका शुरू हो गया। लेकिन अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो इस टाइम पे यही है कि भाई थोड़े दिन शांत रहो, जैसे चल रहा था चलने दो, काम करते रहो। ऑब्वियसली जब झगड़ा हुआ है कुछ दिन के तो तनातनी रहेगी, बोलेंगे नहीं, हो सकता है आप खाना लेके जाएं उसे भी मना कर दें, लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो थोड़ी देर आपको बैकफुट पर रहना ही पड़ेगा, तब तक जब तक आपके हस्बैंड को ये ना लगे कि हाँ भाई मेरी पत्नी भी गलत नहीं कह रही है। देखो माँ बाप की बात सुनना, साइड लेना कोई वो नहीं है, ठीक है बेटा होने के नाते उनका वो है, लेकिन पति भी तो है ना वो एक तरफ। तो जब तक उनको आपकी साइड ढंग से समझ में ना आ जाए ना, आपको कोई भी उग्र डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस टाइम तक आपको चुप रह के अपना काम करना है, ना किसी से बहुत मीठा बोलना है ना किसी से कड़वा बोलना है, शांत रह के सिर्फ अपना काम करो इस टाइम पे, है ना। और जब तक हस्बैंड कन्विंस नहीं होते, अगर उधर से कोई एक आध बात आती भी है ना, आप चुपचाप ले लो उस चीज़ को। पहले चीज़ों को इस लायक करो कि आपकी बात कोई सुनने समझने के लेवल पे पहुंचे। जब वो सुनने समझने के लेवल पे पहुंचे तब आप उन्हें बताओ कि भाई मेरा पॉइंट ये था, इसलिए लड़ाई हुई, इसमें बताओ मेरी गलती कहाँ है ना। तो या तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी साझे में, या फिर वो मान जाएंगे कि ठीक है भाई तू भी गलत नहीं वो भी गलत नहीं, पटरी दोनों की खानी रही, अलग होते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम से आप सोचो कि एक दिन में कुछ हो जाए, वो नहीं होने का। 10 से 15 दिन लग सकते हैं कम से कम चीज़ों को सामान्य होने में। तब तक आपको शांत रहना है बस, ना किसी की बात पर रिएक्शन देना है, ना गुस्सा करना है और ना चिल्लाना है खुद। नेक्स्ट, आई एम 45 ईयर ओल्ड, माई हस्बैंड 50+ हैं, पेशेंट हैं हार्ट के। मुझे छोटी छोटी बात पे एंजाइटी डिप्रेशन होता है, पर वह मैं अनका खाती हूँ, डर भय लगता है कि कहीं फिर से अटैक ना आ जाए, बट कंट्रोल नहीं कर पा रही। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलत है। मेन ये है कि ये 45 ईयर ओल्ड हैं, इनके हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, लेकिन ये फिर भी उनको अपना बताती रहती हैं सारी बात। अब डर लगता है कि उनको स्ट्रेस ना हो। देखो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि उनके लिए झेलनी मुश्किल हैं, आप बता रही हो, आपको समझ में आ रहा है, ये भी डर लग रहा है कि उनको ना हो जाए, तो अपने आप कोशिश करो ना फिर हैंडल करने की। या फिर उनके अलावा अगर कोई ऐसा है आप उससे डिस्कस करो, या फिर डायरी में लिखो। मत करो ना उनसे वो चीज़ें अगर आपको लगता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बतानी ही पड़ेंगी, तो उनको ज़्यादा ना, मतलब एक होता है ना एक बात आराम से कहना, एक बात होता है उसका एग्जैजरेशन कर देना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, वो मत करो। और साथ में मतलब उसे डाइल्यूट करके बताओ कि बात उनके नॉलेज में तो आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एकदम उनको होने लगे घबराहट। थोड़ा सा बात कहने के तरीके को अपना कैजुअल सा रखो कि ठीक है बात हो गई सही है, और अगर लगे कि हाँ उन वो स्ट्रेस ले रहे हैं, देन उस बात को स्विच भी करना आना चाहिए आपको। लेकिन आप एक तरफ जिस चीज़ से डर रहे हो और बार बार उसी चीज़ को करते जा रहे हो, इट्स नॉट गुड। नेक्स्ट, दीदी मेरी घर में बुआ सास आकर रहने लगी हैं, उनके कमर की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन हुआ है, और उनका जो भी है बिस्तर का लैट्रिन वगैरह वो मैं और मेरी जिठानी करते हैं। उनके संतान पति कोई नहीं, उम्र 80 है। सब कुछ करने के बाद भी ससुर मेरी बुराई करते हैं। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। भाई ये वो होता है, किसी बीमार का आप कितना भी कर लो, एंड में वो बीमार भी और कई बार उसके जानने वाले भी हमें बुरा भला कह देते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात में ये कहती हूँ कि अगर आप किसी विपदा में पड़े व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसकी बराबरी, उसका जो फल मिलना है अच्छा, या जो भी आपके सत्कर्मों के बदले में भगवान आप पे कृपा करेंगे, वो भगवान ही करेंगे। इंसान कोई गुण गा दे आपके कि हाँ भाई इसने उस टाइम पे करा बहुत बढ़िया, नहीं गाए तो भी
उसकी जो बराबरी होएगी, चीज़ें आएंगी, वो भगवान देंगे। नीचे वाले जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान मत दो, और ये मान के चलो कि ये पार्ट है। सेवा शुश्रूषा इधर करना और उधर गालियां खाना, ये कॉम्बो मिलता है। आप कहीं भी उठा के देख लो, जो कर रहा होता है अक्सर वो गाली खा रहा होता है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा उसको चीज़ें बढ़िया करके देता है। तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हाय मैम प्लीज़ रिप्लाई, मैं वर्किंग वूमन हूँ, शादी के 8 साल हो गए, 1 गर्ल है 5 ईयर की। मैंने हस्बैंड को सेकंड बेबी के लिए खूब मनाने की कोशिश कर ली, शायद घर सास ससुर हस्बैंड और मैं हूँ। मना करने का रीज़न का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, शायद घर के कलेशों की वजह से मना कर दिया। मैंने उनको मनाने की खूब कोशिश करी बट मानते नहीं, घर में सास से झगड़े होते रहते हैं, वो उन्हीं की साइड लेते हैं। मेरा अब उस घर में मन नहीं लगता, 2 बच्चे होते तो मेरी बेटी का भी सहारा हो जाता। मन डिस्टर्ब रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके हस्बैंड आपके इतना मनाने पर भी नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। और आपको क्या लगता है एक बेटी काफ़ी नहीं है? आपको जो भी करना था 2 बच्चों के साथ, आप उस एक बच्चे के साथ भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि घर में झगड़े होते हैं, शायद ये वजह है, तो फिर इस झगड़े को ख़त्म करने की तरफ आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाओ, रिएक्शन कम देना शुरू करो, उन सिचुएशन में कम आओ जहाँ पर आप लोगों के क्लैशेस होते हैं। हो सकता है अगर रीज़न ये है तो आपके हस्बैंड का डिसीजन भी बदल जाए। अगर हमें परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो हमें खुद में चेंज लाना होता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे आसपास की चीज़ें अपने आप नहीं बदलती, ये फैक्ट है। सुनीता दीदी, आपने संडे वाले व्लॉग में कहा था आप घर के काम निपटा कर स्कूल के लिए रेडी होती हैं, तब स्विच हो जाती हैं टीचर के रोल के लिए, और अगर स्कूल से घर आकर फिर से स्विच हो जाती हैं घर के कामों के लिए। मैं एक सीए हूँ और आर्ली बेसिस पे काम करती हूँ घर से ही। मेरी कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है। ऑडिट और टैक्स के टाइम पे मुझे 9-10 घंटे भी काम होता है, कभी कभी 1-2 घंटे भी नहीं होता। मैं घर के काम के साथ मैनेज तो कर लेती हूँ, लेकिन ये स्विच नहीं कर पाती। मतलब घर के काम करते टाइम ऑफिस के काम दिमाग में घूमते हैं, और ऑफिस के काम के टाइम घर के काम। इसके लिए कोई तरीका है आपके पास तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ पर बैठ के काम करती हो ना, वो काम की जगह बिल्कुल अलग रखो अगर आप स्विच नहीं कर पा रहे। जैसे मैं ऑफिस का, स्कूल का और यहाँ का तो चलो स्पेस अलग है, लेकिन मैं यूट्यूब का काम तो घर से ही कर रही हूँ ना। कभी मुझे शूट करना है, कुछ करना है, तो मेरी रिंग लाइट, ट्राइपॉड और शूट वाले प्रोडक्ट्स के पैकेट, ये सब चीज़ें मैं एक जगह रखती हूँ। तो वेन एवर मैं वहाँ जा रही हूँ तो मेरा एकदम दिमाग होता है कि ठीक है। और जब मैं किचन में होती हूँ तो अगर व्लॉग चल रहा है शूट वाला तो फिर भी फ़ोन वगैरह है, वरना फ़ोन भी मेरे पास नहीं होता। तो मैं घर का काम कर रही हूँ, लॉन्ड्री कर रही हूँ, ऊपर सफाई कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, फ़ोन आसपास भी नहीं होता उस टाइम। अब केवल उस तक कंडीशन तक अगर मुझे वो सब शूट करना है तो वो ट्राइपॉड मेरे साथ साथ चलेगा। ठीक है? तो आप अगर अपना स्पेस अलग कर लें ना काम करने का, कि ये कोना मेरा काम करने का है, तो आप जब वहाँ आएंगे तभी आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चलेंगी। अदरवाइज आप जब घर में अपना काम कर रही हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली घर वाले जोन में चली जाएंगी। आप करके देखना। एंड मैं कहाँ कहाँ काम करती हूँ, या तो मैं यहाँ पे बैठ के अभी सर्दियों में शूट कर रही हूँ, नहीं तो मेरा फिक्स होता है कि बेडरूम में टेबल पड़ी हुई है वहाँ पर, या फिर अगर मुझे अंदर नहीं जाना है, बाहर है, मेड का कुछ काम चल रहा है, कुछ है, तो सोफे पर। तो मैं, आपने देखा होगा व्लॉग में, जब तक मैं एडिटिंग नहीं करती मैं वहाँ सोफे पर बैठती ही नहीं हूँ, है ना। बहुत कम अगर ऐसा कुछ हुआ, खाना वगैरह भी मैं ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ, तो ये है कि मैं अब सोफे पर बैठती ही नहीं। तो अगर मैं सोफे पे बैठ गई फ़ोन चार्जिंग पे लगा के, देन आई स्विच टू कि वर्किंग मोड में आ गए, अब हम यूट्यूब का काम कर रहे हैं। ठीक है? टीवी देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अब कुछ कोई मुझसे कहे ना उस वाले टीवी के आगे बैठ के एडिटिंग कर ले, तो मुझे अलग सा लगेगा। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जगह डिसाइड करो एंड यू विल बी एबल टू स्विच इवन इन होम। नेक्स्ट, हेलो मैम प्लीज़ रिप्लाई, मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई बहुत होती है, वो कभी मेरी सुनते हैं। 10 साल हो गए शादी को, मैं उन्हें हर तरीके से समझा चुकी हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत प्यार से बात करते हैं। मैं अब उनसे दूर रहकर अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन अब सेक्स को लेकर बहुत लड़ाई होती है। मैं अब नहीं कर सकती, हमारा इमोशनल बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझसे नहीं होगा, अब मना करती हूँ तो बहुत गलत बिहेवियर करते हैं, मैं क्या करूँ? मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। देखो, अगर आप शादी में हैं, है ना भाई, या तो उस बंदे ने चीटिंग करी हो, या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप उस शादी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हैं अपने मन से, एंड आप केवल बच्चों के लिए वहाँ पर रह रही हैं। तो अगर बच्चों के लिए आप खाली वहाँ पर रह रहे हो, तो ये चीज़ या तो बैठ के एक बार डिस्कस होए कि भाई हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा है, मैं यहाँ हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ। लेकिन ये चीज़ आपने डिस्कस नहीं करी है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है।
अब आपके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको समझ ही नहीं आ रहा। वो क्या देख रहे हैं कि भाई पहले से ऐसा चल रहा है, ये सब कुछ ठीक से रहती थी मेरे साथ, उनके लिए वो ठीक से रहना ही था आपका। वो इमोशनली आपके साथ अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका रात का काम सही चल रहा है, उनको लग रहा है कि हमारी परफेक्ट हैप्पी लाइफ चल रही है, सब कुछ है। अभी इसको वो भी नहीं मेरे को साथ देना है, और अब तो ये बहुत बेकार हो गई, तो फिर वो गलत बिहेवियर पे आ गए हैं। उस बंदे को आइडिया ही नहीं है कि आप किस चीज से गुजर रही हो, समझ रहे हो? तो ये चीज जो होती है ना कि भाई मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ, अब मुझसे सेक्स वाली चीजें नहीं होंगी, या मैं अपने पति के साथ वैसा बॉन्ड नहीं रख पाएंगी, ये चीजें आपको पहले उन्हें बतानी पड़ेंगी कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, अब मैं ये नहीं रख पाऊंगी। आप सीधे मना करोगे ना एंड टाइम पे कि रात को बंदे आया एंड वो स्टार्ट हो गया कि भाई मेरे को तो अभी हम अपना हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है हमारा, ये वो, आपने सडनली मना कर दिया और कुछ चीजें कही, हो सकता है उसको उस टाइम पे समझ आए, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से सब चीजें सही चल रही थी। आपने ऐसे ही देखी भी होंगी कई कोर्ट्स कि एक तिल्ली सी है दिमाग में, वो जल रही है एंड हस्बैंड को कोई आइडिया नहीं है, उसको लग रहा बिल्कुल सही चल रहा है, सडनली वाइफ वॉक ऑफ कर गई उसकी लाइफ से, और वो सोच रहा है कि अरे ये क्या हुआ, आज क्या हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकली होता है, उनको आपको क्लियरली बताना पड़ेगा आप क्या फील कर रहे हो, और आप यहाँ पर अब हो इसी वजह से हो, देन उनका स्टैंड क्या होगा। तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं ये क्लियर होना चाहिए ना कि भाई ये बंदी यहाँ पर है सिर्फ बच्चों के लिए, मेरा और इसका खत्म। तो अगर उनको वो रिश्ता चलाना है तो थोड़ा एफर्ट डालेंगे फिर अपनी तरफ से, लेकिन इनकी प्रॉब्लम होती है ये मर्दों की, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम क्या फील कर रहे हैं वर्ड्स में। हम सोच रहे होते हैं, हम क्या मतलब ज़्यादातर महिलाएं, मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही थी कि हम सोच रहे होते हैं कि उनको समझ में आ जाएगा, नहीं आता समझ में। और दूसरी चीज, अगर हमने मुंह से खोल के कोई बातें बताई नहीं ना, तो उनको समझ में आ रहा भी होता तो भी कि समझ के फिर उल्टे अपनी जान की जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए सीधे वो कि तुमने क्या मुझसे कहा था। तो आपको वर्ड्स में प्रॉपर बात करनी पड़ेगी कि आपको क्या फील हो रहा है। उसके बाद अगर आपका बने, आपका हिसाब किताब कि भाई ठीक है आपका बॉन्ड दोबारा बन रहा है, या वो कोशिश कर रहे हैं, पटरी पे आती है चीज़ें, ठीक है, नहीं तो जो आप चाह रही हो, जैसा चाह रही हो एग्जैक्टली वो आप उनको बताओ कि अब ये है। अब उस कंडीशन को फिर वो भी समझेंगे कि भाई हाँ अब ये कंडीशन फॉलो करनी है, फिर वो कहीं बाहर जाएं, इस शादी से निकलें, जो भी करें वो आगे की चीज़ होगी। लेकिन आपको ना बताना पड़ेगा कि आपके दिमाग में ये चल रहा है इसलिए आप मना करते हो। तो वो एक बार की बात होगी, वो बार बार नहीं आएंगे, और बार बार आपके घर में वो चीज़ को लेकर कलेश नहीं होगा कि क्यों मना कर रही है, क्यों मना कर रही है। उन्हें पता है क्यों मना कर रही है, अब उस क्यों को ख़त्म करना है या फिर क्या करना है वो फिर वो जाने। तो वो आपकी ये है कि राड़ कटेगी, एक तरफ होएगा मामला। नेक्स्ट, बिल्कुल सही कहा दी आपने सुसाइडल थॉट्स के बारे में, हमारे पेरेंट्स हमें इसलिए थोड़ी पढ़ाया, जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हेलो दी, पहले तो आपका बहुत सारा थैंक यू, आपकी वजह से मेरी लाइफ पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरा क्वेश्चन है, आपने खुद को थ्रेडिंग करना कैसे सीखा? मैं बहुत चाहती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, पता नहीं कितने पैसे पार्लर में खर्चे जाते हैं, प्लीज़ शेयर। आप यूट्यूब पे सर्च करना कि भाई अपनी थ्रेडिंग खुद कैसे करें। अभी तो जैसे मैं प्लग करती थी ना, अब मुझे साल में साल लग जाता है, मेरे को थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लुक एट माई आईब्रोज, है ना, सिर्फ ये वाले जो बाल हैं, ये वाले इनकी ग्रोथ होती है, एंड मैं इनको जो दाढ़ी मूछ बनाने के लिए आदमी नहीं यूज़ करते, वो वाली कैंची से इसको हल्का सा ट्रिम करती हूँ। यहाँ पर बाल उगने बंद ही हो गए हैं क्योंकि मैंने नीचे से, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से प्लकर से खींचती थी एंड ऊपर धागे की कैंची बना के, तो कई साल तक मैं ऐसे करती रही थी। एंड उसके बाद कोविड में मैंने रेगुलर करना शुरू करा कि जब भी मुझे लग रहा है आईब्रोज की शेप करनी है तो फिर वो होने लगा, और अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती आईब्रोज शेप करने की, ये परमानेंट ऐसी हो गई है। ठीक है, तो आप ये है ना कि कैसे सीखा, सीखा यूट्यूब से ही था, और उससे भी पहले एक दीदी खुद बनाती थी, उनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हैवी थी, मतलब 8 दिन में ही, 8 दिन में उनकी ग्रोथ हो जाती थी, इतनी कि उन्हें जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा घनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे करती हूँ, कि कैसे करते हो, तो उन्होंने वो धागे की कैंची सी बनानी, गोल के करके कराई, तो फिर मैंने वो देखा करा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, अभी दोबारा शुरू किया था, है ना। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस की, जितना करोगे उतना हाथ बैठेगा। नेक्स्ट,
थैंक्स दी, मुझे पता ही नहीं था, मैं खुद भी सोल्यूशन सोच सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के। आपके वीडियोस देखकर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, काश आप पहले मिली होती। नेक्स्ट। ओ माय गॉड, आप 45 ईयर ओल्ड हो, मुझे लगा 35 के हो। बच्चे भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं आपके, संतूर मॉम हो। बच्चे लेट हुए थे ना मेरे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट मैम, मेरी 2 बेटियां हैं, रिलेटिव्स बेटा करने को कहते हैं, उनको जवाब दे देती हूँ, बट हस्बैंड भी अब कहते हैं कि तुम नहीं चाहती थी इसलिए बेटा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कह देती थी कि मेरे हाथ में नहीं है बेटा या बेटी होना। अब हस्बैंड बेटा ना होने पर दुखी रहते हैं, मैं क्या करूँ? मुझसे कहते हैं 10-15 साल बाद तुम्हें समझ आएगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि हाँ ये प्रेशर है आपके ऊपर और आप इस लायक हैं कि एक बच्चा और आप डिलीवर कर सकती हैं। तीसरी चीज़, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप 3 बच्चे पाल सकती हो, तो एक चांस और ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी ये गिल्ट खत्म हो जाएगी, आपके हस्बैंड की शिकायत खत्म हो जाएगी, है ना? तो और हो सकता है ईश्वर सुन ले और आपके मनचाही चीज़ की बेटा हो ही जाए। ये है इस प्रॉब्लम से निकलने का। और अगर इन तीनों में से कि अगर आपके पास प्रॉपर पैसे नहीं है, आप 2 को ही अगर मुश्किल से पाल पा रहे हो, या फिर आपके शरीर की हालत ऐसी है कि अगर आप इस टाइम प्रेगनेंसी की तरफ जाओगे तो आपकी जान पे बात आ सकती है, तो जो कोई कुछ कह रहा है कहने दो। अगर किस्मत में होना होता तो हो जाता, अगर आप ही ना रही तो परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों रीज़न ठीक है, आप ले सकते हो, एक चांस और ले लो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरा भाई अनमैरिड है, तो हस्बैंड और वो आपस में बात नहीं करते, लड़ाई भी कुछ नहीं है, दोनों मेरे को बोलते रहेंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है, आपस में कुछ नहीं बोलते। कैसे ठीक करूं दोनों के बीच? जब वो कहें ऐसा है तो सीधे कहो कि फ़ोन मिला के दे रही हूँ, उनसे बोलो, मुझसे मत बोलो। हर बार यही जवाब पकड़ाओ, ठीक है ना? तो धीरे धीरे वो सुधरे ना सुधरे, आपसे कहना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, इतना टॉर्चर क्यों सहना? आज के ज़माने में भी ताने, मायके नहीं जाने देना, गाली, क्या पुलिस के पास जाने से हल नहीं हो सकता? कानून तो महिलाओं के पक्ष में ही है। एक हाउसवाइफ को घर से कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा लोगों को शायद डराना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को शायद डराना ज़रूरी है। देखो, जिन आपने जो कमेंट करा ना वो सही है, लेकिन नॉर्मली आप खुद भी अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि पुलिस स्टेशन जाने के लिए एक महिला को बहुत सारी हिम्मत जोड़नी पड़ती है, वो उसके लिए आखिरी ऑप्शन है ना? तो वहाँ ना जाना पड़े उससे पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, वरना जब सर से पानी उतर जाता जाती हैं बेचारी, क्या ही करें। तो वो ही है, इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि हम कहें कि अरे अच्छा क्यों झेल रहे हो ये वो, मुश्किल होता है। लेकिन जब होता है तो भाई जाती हैं, फिर भरे पड़े हैं लोगों के केस, महिला पुलिस थाना पड़ता है, इतनी भीड़ रहती है। कई बार ऑटो में मिल जाते हैं लोग, वहाँ से चढ़ते उतरते जाते हैं, बहुत बार होता है, तो है ही ना। नेक्स्ट, हेलो दी, एक बात पूछनी है। अगर हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मन के साफ भी हैं कह सकते हो, बट वो कुछ भी कहीं भी कह देते हैं, और स्पेसिफिकली घर पर तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, 2-4 बार फिजिक को लेकर ही बोल देते हैं, कब पॉजिटिवली तो कभी मजाक में। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं कि वो अपने आप को चेंज करें। मैं एक टीचर हूँ, लुक्स भी अच्छे हैं, बट थोड़ा बहुत फिजिक चेंज होता ही है आफ्टर मैरिज एंड किड्स, और मुझे स्ट्रेस से भूख भी ज़्यादा लगती है, प्लीज़ हेल्प। यू कैन से मेरा वेट गेन हुआ है फ्रॉम 50 to 78 इन 10 years। आई वॉन्ट टू रिड्यूस बट अगेन इट कम्स बैक। देखो ऐसे में ना, मतलब ऐसा है कि ये स्थिति कैसी होती है, माइल्ड, कि ना तो बहुत ज़्यादा सीरियस है लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, जस्ट ये चीज़ है। तो अगर देखो है थोड़ा सा इसमें है ना कि मतलब वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कम हो जाए तो ज़्यादा स्मूथ चलेगा। आपके हस्बैंड ऐसे तो होंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कमी ना हो। लुक्स में नहीं होंगी, आदत में होंगी, आदत में नहीं होंगी, आईक्यू में होंगी, आईक्यू में नहीं होंगी, उसके दिल में होंगी, जो वो सोचता है, जैसे फैसले लेता है। परफेक्ट कोई नहीं होता कि हाँ जी इस आदमी में कहीं से कहीं तक कोई उंगली रखने की जगह ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, ये तो बिल्कुल भगवान है उतरे हुए, ऐसा तो कोई होता नहीं। तो जब कोई हम पे कर रहा है तो हमारा मुंह किसने पकड़ा? सेम टोन सेम अंदाज में हम उसकी टिप्पणी को जवाब दें जो उसमें कमियां हैं। ये हमेशा काम करती है चीज़। जब सामने से पलटवार आता है ना तो आदमी तुरंत बैकफुट पे आता है।
लेकिन बस आपकी टोन सही होनी चाहिए, जैसे मैं वो बोल रहा है। अगर वो बोले कैसे बोल रही है, जैसे आप बोल रहे हो नॉर्मल, तो 2-4 बार कम हो जाएगा। और दूसरी बात ऐसा है, देखो ये जो वेट गेन और ये वाला बता रहे हो ना बच्चों के बाद, अगर कोई इंसान इतना समझदार होता है ना तो वो ऐसी बातें करता ही नहीं। अगर आप ये समझाने जाओगी कि इस वजह से हुआ है, तो वो बच्चे तो है नहीं, उन्हें सब पता है किस वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी अगला कर रहा है ना, तो यही ट्रीटमेंट उनके लिए ठीक है कि आप उनकी कमियों को भी सेम लहजे में उन्हें गिनवाना शुरू कर दो। नेक्स्ट, दी नमस्ते, मैं वर्किंग हूँ, पति कोई काम नहीं करते, मैं किराए से रहती हूँ, अपना घर लेना चाहती हूँ। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पति इस बात को सीरियस नहीं लेते, हमेशा निगलेक्ट सा कर देते हैं, हमेशा रिश्तेदारी निभाते रहते हैं, घर पर टिकते नहीं, घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मुझ पर ना बच्चों पर, ना घर बनाने के बारे में। मुझे डर है कहीं मेरे बच्चों को भी अपनी छत मिलेगी या नहीं। मैं 40 की हूँ, कुछ सोल्यूशन बताओ मैम जिससे मेरा भी घर हो, पैसे मैं मैनेज करने के लिए रेडी हूँ। किसी से बोलती हूँ घर के लिए तो मुझे कोई बताता नहीं, मैं क्या करूँ, ठीक से नींद नहीं आती। देखो, अगर हमारे पास पैसों का इंतजाम है तो घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी डीलर फ़ोन में मिल जाएंगे आपको, ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना है ना। तो वहाँ आप उनसे बोलो, वो आपको 10 की जगह 20 प्रॉपर्टी दिखा देंगे। मुद्दा तो वो आता है कि पैसे का, और दूसरी चीज़ जो डिसीजन मेकिंग है, अगर आपने ले लिया कि हाँ भाई मुझे फैसला ले लिया मैंने, ये है वो है, आपके हस्बैंड मान लो आपके साथ नहीं चल रहे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट आपके मतलब बीच में टांग ना अड़ाएं, तो भी आप ले लोगे आराम से। ठीक है, तो अगर ये है जी रिश्तेदारी, देखो रिश्तेदारी निभाने का ऐसा होता है, हमें लगता है कि अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे एंड ऑल दैट, लेकिन रिश्तेदारी निभाने वाला भी बंदा अगर है ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो लोग काम आते हैं आपके टर्म्स, है ना। आपके हस्बैंड जितना टाइम वहाँ पे दे रहे हैं, तो कल को कोई अड़ी बिड़ी पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, या कोई राजी खुशी का भी काम होता है, तो वो लोग हमारे यहाँ भी आते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है कि थोड़ा सा आप रिश्तेदारी में टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर वो ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मान लो आपको घर खुद ही चलाना है, ठीक है ना, तो आपको जहाँ पे भी घर देखना है, कुछ करना है, सिर्फ ये कि आप कह रहे हो ना कि मुझे कोई घर नहीं बताता, वो काम आपका प्रॉपर्टी डीलर कर देंगे आराम से, उनका काम है ये। ठीक है, और हस्बैंड को भी यही कि ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लेती हूँ, आप साथ चल लो। अगर वो ये कहें कि मेरे बस की नहीं है तू ही देख ले ये वो, तो आप देख भी आओ जाके। अगर यहाँ तक दिक्कत है कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मैं चाहती हूँ हर तरीके से कि मेरा घर बन जाए, तो फिर ये मान के चलो कि मैं अकेली ही करने ले निकल रही हूँ, एंड आगे आगे चीज़ें बनेंगी। तो थोड़ा बहुत आएंगे जब वो देखेंगे कि भाई ये तो घर देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सही बताऊँ ना, पति पत्नी दोनों सेम एंथुजियाज्म हो आगे बढ़ने का, चीज़ें जोड़ने का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अगर एक में कम है तो दूसरे को ये देखना है कि ये ना हो मुझे अपने कंधे पे ही चलानी है, उसको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बस चीज़ें सब हो जाती हैं। नेक्स्ट, थैंक्स मैम फॉर योर रिप्लाई। मैम मेरी लव कम अरेंज मैरिज है, 2 बेटियां हैं, एक 14 साल की दूसरी 10 की। मेरे हस्बैंड बहुत झूठ बोलते हैं, शादी भी झूठ बोल के कि मेरे पेरेंट्स ने तो मना भी कर दिया था, मैं नहीं मानी, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में थी शादी से पहले, इनकी जॉब बाद में लगी। शक्की इंसान है बहुत, और छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं, कई बार छोड़ने का मन करता है, बच्चों के कारण डिसीजन नहीं ले पाती, कैसे डील करूँ। देखो, अब ये छोड़ने का डिसीजन ना बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पति झूठ ऐसे बोलते हैं जिससे किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, ये हैबिट में होती है। अगर आप उनसे कहो ना, अगर उनकी हैबिट में होगी, जैसे कह रही हूँ बात बात में, जहाँ जरूरत नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं है, अगर सच भी बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो फिर भी मजे के लिए बोल देते हैं। कई लोग होते हैं सीधी बात करनी ही नहीं, झूठी बोलना है, तो एक आदत भी होती है। लेकिन अगर उस झूठ से किसी का कोई मेजर नुकसान नहीं हो रहा, आपका या किसी और का, एडजस्ट कर लो। क्योंकि देखो, पति है, आपके बच्चों के बाप हैं, है ना। अब इतने साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं, और केवल इस चीज़ पे कि झूठ बोलते हैं। झूठ के कहना टाइप है, अगर बहुत बड़ा झूठ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से बहुत बड़ी चेंज आ गया, या किसी का नुकसान हो गया, या बहुत बड़ा धोखा आपको साथ हो गया, तब तक अगर वो नॉर्मल झूठ बोल रहे हैं, उनकी एक आदत मान के इग्नोर करो। जस्ट यही है कि भाई अब उनके बाद तब विश्वास कम करोगी, लेकिन ये इतना, ये रीज़न काफ़ी नहीं है अपनी शादी को तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, दी हस्बैंड कुछ कह नहीं मानते, ससुर ने मेरे साथ मारपीट की बिना वजह, कुछ ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया,
कुछ नहीं दिया हमें, हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, मैं बोलूँ तो कलेशी कहते हैं, बोलना छोड़ते हैं, मेरे से कुछ काम नहीं करते, मेंटल पीस खराब हो रहा है, डिप्रेस्ड हूँ, जैसे तैसे सिलाई पार्लर का थोड़ा काम करके गुजारा कर रही हूँ, पढ़ाई की है, अब जॉब की तैयारी करने का मन है, बट मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो मन सब लूट लिया है। मेरा माँ ने थोड़ा गोल्ड दिया था, वो भी नहीं दे रहे। देखो आपकी टाइम, आपका जो कहना चाहिए खराब सा चल रहा है, लेकिन अब जो उन्होंने नहीं दिया ना आपके पास, उसको सामान को लेने का तो देखो एक कानूनी रास्ता ही बचता है, अगर आप वहाँ जाना चाहो कि आपकी माँ ने जो दिया था वो आपका ही है, वो नहीं रख सकते। लेकिन जैसी आपकी कंडीशन है, पुलिस पे जाने के बाद और तामझाम बढ़ेगा ही, तो आप अपने हस्बैंड को कह ही सकती हो बस क्या कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से जो नहीं भी मिला वो कमाने तो जाएं, ऐसे कब तक पूरा पड़ेगा। तो ऐसे में स्थिति ना ज़्यादा खराब हो जाती है, जो आपकी कंडीशन है कि पैसे भी नहीं है, पति भी नहीं है, ससुराल भी निकम्मा मिल गया, अब क्या करें। तो उसमें आपके कई साल दोबारा से पैर जमाने में निकल जाते हैं। तो देखो जो चीज़ें छिन गई हैं ना आपसे, उनको पाने की कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन अब उनकी तरफ से जितना हो सके ध्यान हटा के आपका जो सिलाई का या पार्लर का काम है उसको करके, और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ी लिखी हैं और नौकरी ले सकती हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार सब तरफ से कि जो खो गया समझ लो वो आपकी किस्मत का नहीं था, कोई आपके हाथ से ले जा सकता है, भाग से नहीं। अगर आपके भाग्य में होंगी वो चीज़ें दोबारा लौट के आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप कंपटीशन क्रैक कर सकती हो, नौकरी लग सकती है आपकी, तो इन सब चीज़ों को ये सोच के कि मेरे भाग्य का नहीं था, आप एक तरफ हो जाओ और पेपर दो एक बार तसल्ली से, और सोच के देखो जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। बाकी चीज़ें अगर जस की तस भी रहीं, आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे, है ना, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में अटक के अपनी एज गंवा बैठती हो, या आगे आगे जब हम पढ़ते नहीं है तो आगे आगे दिमाग में जंगी लगता है, वो आईक्यू जो आपका अभी है वो भी ना रहा, तो वो आपका परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो आप अगर पेपर दे रहे हो एक बार तरीके से दे लो, ये मान के चलो कि ये कलेश ये सब चीज़ें आज की तो है नहीं, पहले से चली आ रही हैं और आगे भी पता नहीं शायद लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। तो जस्ट ब्रेक लो और पढ़ लो कि चलने दो जो चल रहा है अभी। नेक्स्ट, दी मेरी सास मुझे तंग करती है, मुझे गाली देती है, मेरी काम में कमी निकालती है, नीचे अलग रहती है, मैं ऊपर के फ्लोर में मुझे रहने को बोला था तो मैं ऊपर रहती हूँ। मेरे पति से बार बार मेरी शिकायत करती है, मेरी लड़ाई करवाती है, लड़ाई होने के बाद अपने पास उन्होंने रहने के लिए बोलती है, मुझे पैसे ना देने को बोलती है, मेरे पति उसकी बात मान जाते हैं। 15 दिन तक मेरे पास नहीं आते, ना कोई मुझसे मतलब रखते हैं। घर मेरे ससुर के नाम है, बार बार मुझे घर के लिए धमकाती है, और एक बार तो अपनी बेटी को देने के लिए बोल चुकी है। ससुर भी उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं बोलते। मैं कुछ पलट के अपनी सास को बोलती हूँ तो उल्टा मेरे हस्बैंड मुझे गाली देते हैं। मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है कि हम घर दूसरा बनवा के रह सकें। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मैं क्या करूँ। और बिजली के बिल मेरे हस्बैंड भरते हैं, उनसे प्यार से बात करती है, कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। ससुर की पेंशन मिलती है, वो हमारी बिल्कुल मदद नहीं करते, बस हस्बैंड को उनके लिए पैसे देते हैं। सब मिलके परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ दी। आप ना अपना कुछ अलग काम ढूंढो जो आप घर में रह के कर सको या बाहर करो। आपके हस्बैंड ना अभी एक वो होती है भुलावा जिसमें है कि मेरे माँ बाप ये वो, लेकिन जब वो अपनी बेटी को देने की धमकी दे सकती है तब आपके हस्बैंड कहाँ थे? उनको नहीं दिख रहा कि मेरे माँ बाप तो मेरे सर से छत भी छीन रहे हैं। अब नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आपको बिल्कुल एक किनारे कर दिया गया, आपके पति भी साथ नहीं है, आपके सास ससुर भी साथ नहीं है, तब आपको खुद अपना साथ देना होगा। और वो आप तब दे पाओगी जब आप कुछ काम कर रही होंगी, आपके हाथ में अपने 4 पैसे होंगे और आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी। उससे ना डबल फायदे होते हैं। एक तो आप बिजी हो जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी घर से निकल के भी दुनिया है उस वाले जोन में चली जाती है। नहीं तो हम रात दिन उन्हीं 4-5 लोगों को देखते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, और बात जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है हमें। तो मेरा सजेशन यही है, जैसी स्थिति आपकी चल रही है इसमें बेस्ट होता है कि आप बाहर निकलो घर से, छोटी बड़ी जैसी भी जॉब आपको मिले आप जॉब करना शुरू करो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाओ,
धीरे धीरे ये वाली चीज़ें बाद में सोचना, पहले अब अपने ऊपर काम करना शुरू करो, ताकि आप, मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं निकली ना इस चीज़ से, आप बहुत ज़्यादा बड़े भंवर में गिरती चली जाएंगी। दुनिया इस घर और इन 4 लोगों से ऊपर भी है। बाहर निकलो और दुनिया को अटेंड करो। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 3 साल हुए, एक बेटा है। घर में बहुत ज़्यादा कलेश के कारण जब बेटा 9 महीने का ही था तो हमें अलग होना पड़ा। अब जो क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी वो ख़त्म नहीं हुआ, मैंने यहाँ पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन मैंने पूरा पढ़ लिया जब इतना पढ़ लिया था। तो मुद्दा ये है कि सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें होती गई एंड परिवार अलग हो गया। अब ये इस गिल्ट में है कि मेरे हस्बैंड का परिवार मेरी तरह से छिन गया। ठीक है, कहीं ना कहीं सेम कंडीशन जो मैं फील कर रही हूँ बिल्कुल वही मेरे को समझ में आई, इसीलिए मैं पूरा पढ़ गई। अब क्या हो रहा है, आपको अभी क्या करना है? देखो, एक गिल्ट ट्रिप पे जाना वो ठीक है कि हमारी वजह से हमारे पति का परिवार भी उनसे छूट गया एंड ऑल दैट। हमारी ऐसे में ड्यूटी क्या बनती है कि हम अपने पति का इस कदर ध्यान रखें, उनको इतनी अच्छी लाइफ दें, उनको इतना प्लेजेंट माहौल घर में दें कि वो ओवरकम कर जाएं, या उनको कहीं भी ये ना लगे कि यार मैं वहाँ से भी गया और यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगी वो चीज़। आप मन से नहीं चाहती थी ये चीज़ें हों, अलग हों या घर टूटे, लेकिन फिर भी टूटा। ठीक है, वहाँ आपकी नहीं चली, आपकी मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें, पर वो ईश्वर की मर्जी रही होगी, हो सकता है उसी में आपकी या उनके भलाई हो, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। अब क्या है, जो हमें अपने पति के लिए बुरा लग रहा है, सिंपल है, अपनी लाइफ इतनी बढ़िया बनाओ, आपके पति के साथ इतना बढ़िया जीवन जियो कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। एक होता है ना एट द एंड, क्या है कि हम फील क्या कर रहे हैं, मज़ा आए उन्हें आपके साथ रहने में, ऐसे रहो तो वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और ये मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ, सो ही मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। चलो नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 11 मंथ हुए, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, घर वालों को छोड़ दिया, लव मैरिज की है। अब हस्बैंड हर 3 दिन ड्रिंक करते हैं, बार बार समझा दिया, मान रहे नहीं। और मैं क्या करूँ? अकेले रहने का डिसीजन ले तो सही होगा मेरे लिए, क्योंकि डेली लड़ाई होती है उनकी इस हैबिट की वजह से, मैं परेशान रहती हूँ, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करने के क्या किया जाए। देखो, आप 7th मंथ प्रेग्नेंट हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आपने की है लव मैरिज लोगों के, अपने घर वालों के खिलाफ जाके। तो अगर आप अब ड्रिंक करने की आदत को लेके किसी के पास जाओगे, लव मैरिज में सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है ना बच्चे के ऊपर कि कोई क्या कहेगा, मैंने ही तो पसंद किया था। यही सेम चीज़ अगर पेरेंट्स के पसंद करे हुए में हो जाए तो हम उन पर ब्लेम तो डाल सकते हैं, लेकिन लव मैरिज में हम वो भी नहीं डाल रहे, तो ये डबल प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं, आपका इमोशनल बॉन्ड ठीक ठाक है, पैसे से सही हो, आपका चल रहा है, 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, अभी बच्चा आ जाएगा लाइफ में, केवल अगर इशू यहीं पर आके रह जाता है कि भाई वो ड्रिंक करते हैं, आपने इतना कुछ कर लिया। अगर एक बंदा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को भी इग्नोर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो यानी कि वो चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़ेगा। तो अगर मुद्दा सिर्फ इस पे आता है कि भाई सब कुछ सही है लेकिन ड्रिंक करता है मेरा आदमी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है। हमें लगे कि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं और अब आपको पता है कि मैं वापस नहीं जा सकती, अब अकेले रहोगे और ज़्यादा चैलेंज है, बच्चा है उसके सिर पे बाप नहीं होगा, मैं कहीं भी जाओगे उल्टा वो करना पड़ेगा कि भैया बड़ी गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं, केवल वही मुद्दा है, तो आप एडजस्ट कर लो, केवल उनसे रिक्वेस्ट इतनी कर लो कि भाई एक लिहाज में पिएं और तमाशे ना करें। आप ये भी कर सकती हो कि भाई जिस दिन आप पी के आओगे मेरे से दूर रहो, मुझसे नहीं झेला जाता, बाकी दिन नॉर्मल रहो, बहुत अच्छे रहो, इस हद तक अच्छे रहो कि उनको समझ में आए कि यार अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया हो सकती है, मेरी बेबी मेरे से कितने अच्छे से रहती है जिस दिन मैं पी के नहीं आता। ये चीज़ उनके दिमाग में आनी चाहिए, आपको अपना बिहेवियर ऐसा रखना है। ठीक है, और अभी प्रेग्नेंट हो, मैं सलाह यही दूंगी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस टाइम ध्यान मत दो, आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका बच्चा है, उसके साथ बात करो, अपना ध्यान रखो, खाओ पियो जो डॉक्टर ने बताया है, क्योंकि अभी खेला बाकी है ना। मेन उसको पहले बच्चा होना, उसके बाद उसको पालना। अभी आने वाला साल 1.25 साल आपके लिए ऑटोमेटिकली इतना
चैलेंजिंग होने वाला है, तो आप उसके लिए अपना ध्यान रखो। इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि वो तीसरे दिन ड्रिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आराम से रहो। ताकि मुझे लगता है अगर कोई आदमी जिद में आके पीता है या कुछ इस तरीके की हरकत करता है ना, आप जितना पीछे पड़ते हो यार वो उतना इरिटेट होके बढ़ाता चला जाता है। और जब हम उसको टोकना बंद कर देते हैं ना, या तो बैक फुट पे वो आ जाता है या फिर हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना। आप हर एक को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट, हाय मैम, आई ऑलवेज वॉच योर व्लॉग्स, मी स्टक इन अ मेस। जब शादी हुई तो मैंने सबका बहुत ख्याल रखा विद फुल रिस्पेक्ट। मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी डिफिकल्ट रही। जो क्वेश्चन मैंने अगेन अभी ये पढ़ के छोड़ दिया, मैंने पढ़ लिया पूरा। इनका मेन वही दिक्कत है कि जो घर वाले हैं ससुराल वाले वो कोऑपरेटिव भी नहीं है, मतलब इस तरीके के हैं कि उनके साथ आप रह नहीं सकते। हस्बैंड सपोर्ट करने की बजाय उल्टा ये कि यहीं रहना चाहिए। बच्चा हुआ उसमें किसी ने हेल्प नहीं करी। अब इशू है जो असली आता है नीचे कि 9 to 5 जॉब में इसको कहाँ छोड़ूं, कैसे सुसाइडल थॉट से निकलूं। क्योंकि जब वो छोड़ रही हैं बच्चे को वहाँ पर, सैलरी पे भी बात है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो जिनका क्वेश्चन था मैंने पढ़ लिया। अभी आपके साथ देखो सबसे बड़ी बात, 9 to 5 अगर आपकी जॉब है, या तो कई कॉरपोरेट में 9 to 5 वाली जॉब में बच्चों को रखने के लिए भी वहाँ पर होता है। इस तरीके का अपना कोई ऑफिस अगर आपको मिल जाए तो, या फिर आप क्रेच में, बजाय घर पे गैर जिम्मेदार लोगों के साथ छोड़ने में, आप क्रेच में छोड़ जाओ। थोड़ा कलेश तब भी होगा लेकिन आप बच्चे की तरफ से फ्री रहोगे, है ना। भाई हम घर पे क्यों रखते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई लापरवाही ना हो, ये हो, लेकिन आपके घर में फिर भी हो रही है लापरवाही, तो आप क्रेच में रख सकते हो। या फिर जब तक आपका बच्चा इस लायक ना हो जाए कि वो हो जाए स्कूल वगैरह जाने लायक या कुछ भी है, तो आपका कोई पड़ोसी हो इस टाइम पे इस तरीके का कि जो स्कूल से आने के बाद उसको संभाल ले, तब तक आप ब्रेक ले सकते हो या जॉब चेंज कर सकते हो, या इस तरीके की कोई जॉब कर लो जो घर से आपको करने के अलाउड करे। कुल मिला के एक रास्ता बीच का ढूंढना पड़ेगा। अगर हम जॉब भी स्टिफ नहीं वहीं पे करते हैं, बच्चा भी हम नहीं ले जा रहे, घर पे हम छोड़ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें ना निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में लाती है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको एक बार पॉजिटिव होके ये सोचना है कि अब मैं इसमें करूँ क्या, कहाँ है गुंजाइश चीज़ों को बदलने की, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि आसपास कोई क्रेच है, या मैं ऑफिस में बात कर सकती हूँ, या फिर कोई हेल्पर ऐसा मैं रख सकती हूँ जो फैमिली है लेकिन वो भी रहे साथ में, घर पे रख ले मेरे बच्चे का ध्यान, है ना। तो थोड़ा सा बच्चे की तरफ से आप फ्री हो जाओगे। थोड़ा और दिमाग ये चलाओ कि एक्चुअली पॉसिबल प्रैक्टिकली है क्या क्या। रही बात इनकी कि वो जो हैं कि अनमैरिड है या डिवोर्सी है या ध्यान नहीं दे रही या फिर आपके पैसे वैसे ले रहे हैं, भाई उसके लिए आप क्लियर रहो, मतलब आप स्ट्रॉन्ग हेडेड रहो। आपकी जो एक कमजोरी वो बच्चा है, लेकिन जब वो बच्चे को नहीं रख रहे ना, तो उन लोगों ने खुद ही आपको फ्री कर दिया उस चीज़ से। आप कब झुकते, जब वो आपके बच्चे का ध्यान रख रहे होते, तो यह लगता कि यार मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए इनकी 4 गलत बातें भी सुन रही हूँ। लेकिन जब वो आपका बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप फ्री हो। आप अपने बच्चे की अच्छी तरीके से ध्यान रखने के लिए जो चाहे ऑप्शन चुन सकती हो। जब आपके हस्बैंड ऑलरेडी आपको कोई खास सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके घर वाले ऑलरेडी आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा उसके लिए हम कोई एक्सप्लेनेशन भी वो नहीं करते। आपको जो सही लग रहा है, जो आसान लग रहा है वो करो, और इनसे उम्मीद मत रखो कि इनके मुंह सीधे रहेंगे कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ दी, आई नीड अ डायरेक्शन। मुझे अपने बेटे को पालने पर भी सवाल उठते हैं कि बहन फ़ोन देती है एंड ऑल, बट अकेले कैसे करूँ जब सब काम करना होता है तो बेटे को फ़ोन से बहलाना पड़ता है। आई नो ये अच्छी आदत नहीं है बट डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, यहाँ मैं भी आपको सपोर्ट नहीं करूँगी। देखो, मान रही हूँ कि अकेले सब कुछ करना होता है तो बच्चे को हम कहाँ व्यस्त रखें, लेकिन कहाँ व्यस्त रखें ये चीज़ थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, फ़ोन से ज़्यादा अगर आपको ये है कि बच्चे को स्क्रीन देनी है, आप टीवी दे दो, वो थोड़ा सा उससे बेटर है। फ़ोन में आपके बच्चे की आंखों पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, और जितने भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना फ़ोन के कि ये होता है, वो ज़्यादा होते हैं। आपको अगर लग ही रहा है कि मुझे 1-2 घंटे बच्चे को दिखाना है, चुन के आप जो दिखाना चाहो वो वीडियोस या कुछ और है, टीवी में प्ले कर दो, वो कम नुकसान देगा। फ़ोन मत दो। मेरे देखते देखते मेरी जो जितनी भी नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, फटाफट सबके चश्मे लगते चले जा रहे हैं, सबके।
10 साल की उम्र हुई नहीं या कईयों के उससे पहले भी चश्मे लगते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी माँओं ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हमारा बच्चा कितना फ़ोन चला रहा है। इट्स नॉट टाइम यार, ये हमें देखना पड़ेगा, नहीं देना फ़ोन इतना ज़्यादा, चाहे बच्चे हमें विलन समझें या कुछ भी करें। दीदी मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो कभी भी कोई फ़ायदा या नुकसान सोचकर नहीं मिलती, बट मैंने ऐसा देखा कि लोग छोटे छोटे फ़ायदे देखकर बात करते हैं, जिससे मैं कभी भी किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती। एक्चुअल प्रॉब्लम हो तो मैं किसी के भी साथ खड़ी रह सकती हूँ, बट नॉर्मल एक बाउंड्री बना कर रखती हूँ। क्या ये ठीक है या सुधार करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने यही चीज़ एक को समझाई थी अपने साथ के टीचर को, तो उन्होंने ये मतलब उन्होंने प्रॉपर डायरी पे लिख ली ये चीज़ कि ना तेल और पानी की तरह साथ रहो इस दुनिया के, साथ भी हैं लेकिन मिलो मत, तो आप हमेशा अपना मन को सुरक्षित रख पाओगे, आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा और बहुत मेजर नुकसान आपका कहीं पर भी किसी की वजह से नहीं होएगा। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड ने जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब प्लॉट ज़मीन खरीदी थी, घराने बनवाए थे अपने पैसों से, किसी ने कुछ नहीं लिया। अब जब हम उन चीज़ों पर अधिकार दिखा रहे हैं तो सब कहते हैं सबका है, जैसे मेरी नंद। मैं चाहती हूँ मेरा जो है मेरे पास रहे, उनसे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट से कि ये तुम्हारा नहीं है, ये माँ बाप ने नहीं बनाया था, ये हमारा है। दी उलझन बहुत रहती है, पति शकी हैं, गुस्से वाले हैं, अपनी फैमिली के लिए हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं। ये मैं पढ़ चुकी। देखो, फैमिली के लिए अगर हमारे पति हमसे लड़ते हैं ना, तो सिंपल सी चीज़ है, आप उनसे उतनी बात करो जिसमें आपका परिवार, उनका परिवार ना आए। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसमें केवल आप और आपके पति ही मुद्दा हो बात का, है ना? कुछ तो ऐसे मोमेंट होंगे जो आप अच्छे से बात कर सको बिना किसी तीसरे को लाए हुए, उन मोमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दो। और जब किसी तीसरे का नाम आते ही लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, उन मोमेंट्स को अवॉइड करना शुरू कर दो। थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि आपके हंसी खुशी के मोमेंट्स बढ़ रहे हैं, झगड़े के मोमेंट कम हो रहे हैं। और जब ये लेवल बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव मोमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनके परिवार के बारे में भी कुछ अगर बोलोगी तो वो उसको पॉजिटिवली सुनेंगे कि हाँ ये क्या कह रही है। वो बॉन्ड बनने तो दो एक बार पति और पत्नी के बीच में, उसके बाद फिर आप अपनी बातें रख सकते हो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो। लेकिन आप क्या, हम महिलाएं अक्सर यही चूक कर जाती हैं। हम गए किसी की शादी करके लाइफ में किसी की, एंड उसको एकदम से हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे लिए समर्पित हो जाए। जिनके साथ वो पिछले 26-27 साल से रह रहा है उनको बिल्कुल भूल जाए। अगर ऐसा होता भी है, मान लो आपका शरीर का चार्म है, नई नई चीज़ है, पति पत्नी ये वो, उनके चक्कर में अगर वो भूल भी जाता है तो क्या ऐसा आदमी विश्वास के लायक होगा जो आज के बने रिश्ते के लिए पिछले 26-27 साल के रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दे? टाइम दो, बॉन्ड बनाओ उस लेवल का जो उसका अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ है। पहले आपका वो बॉन्ड बन जाए, उसके बाद देखो ना कि आपकी बात समझता है नहीं समझता। और वो बॉन्ड कब बनेगा? जब कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी। आप जब मिल रहे हो 10 में से 8 बार आपके अगर क्लैश हो रहे हैं, आपकी डिससेटिस्फेक्शन सामने आ रही है कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा, ये हर लड़की के साथ होता है। हमें टाइम देना पड़ेगा अपने रिश्ते को, और ये समझ अगर लड़की दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लड़कों में मुझे नहीं लगता इतना होता है पेशेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अपने घर में हैं, उनके माँ बाप उनके साथ हैं, उनके भाई बहन उनके साथ हैं, आप नहीं आई हो, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा ज़्यादा। थोड़ा वो भी करेगा लेकिन आपको, उसके बाद जब एक बार बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, फिर आप भी उसके लिए फैमिली मेम्बर हो जैसे बाकी लोग हैं। तो अगर वो अपनी फैमिली के लिए समर्पित है, आपके लिए भी होएगा। देन चीज़ें स्मूथ होंगी, कुछ बातें आपकी भी सुनी जाएंगी, कुछ बातें परिवार की भी सुनी जाएंगी। आई थिंक कि ये चीज़ हर लड़की को समझनी चाहिए। नेक्स्ट, ताड़ासन करने से बढ़ जाती है हाइट मैम। हाँ सुना तो है, मेरे को बचपन में किसी ने बताया नहीं, ना मैंने करी, लेकिन इसको करने से सुना है कि हाँ ये हाइट बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, हेलो दी, आई एम रिसेंटली मैरिड बिफोर 5 मंथ, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरी पोस्टिंग घर से दूर है, इसलिए हम हस्बैंड वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ससुराल वाले हस्बैंड को मेरे यहाँ नहीं आने देते, ना ही वो मेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट मुझसे उम्मीद रखते हैं कि ससुराल में पैसे दो, ट्रांसफ़र के लिए खुद से पैसे जोड़ो। मैंने अपना फाइनेंस और रिश्ते कैसे मैनेज करूँ?
प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। वो कह रहे हैं कहने दो, आपके पैसे हैं, आप मत दो, सीधी बात। अनलेस कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आपके घर पे नहीं आ गया है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, तब तक आपके पैसे में खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और वो भी तब जब वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, आपकी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। और रही बात ये है कि जी लॉन्ग टर्म वो अगर वो नहीं आ रहे, आप अपने ट्रांसफ़र के लिए पैसे जोड़ो, आप करा लो अपना ट्रांसफ़र जब भी होएगा। एंड अगर तब तक नहीं होता, जस्ट स्टे काम, वेट फॉर द राइट टाइम। एक जने का तो होएगा ही, किसी ना किसी का, तो जिसकी सिचुएशन बनती है कर लो। वो वहाँ इसीलिए नहीं आने दे रहे ना, आप खुद सोच के देखो अपने सास ससुर की जगह खुद को। उनका लड़का चला गया, उनकी बहू जहाँ पर है, फिर दोनों वहीं रहेंगे, वहाँ आएंगे नहीं, गया उनके हाथ से उनका बच्चा। तो इसलिए वो ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वहाँ से आओ एंड फैमिली रहे, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट, दीदी मेरे पापा एंड जब मेरी शादी हुई तो 1 रुपये का भी दहेज नहीं दिया, सब कुछ मेरी सेविंग से शादी की, और ऊपर से मेरी शादी के बाद मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट से 5 लाख ब्लैंक चेक पर साइन करवा कर ले लिए और उन पैसों से दुकान खरीद ली, मुझे नहीं बताया। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो बहुत मुश्किल से 4 ही वापस किए, फिर पैसे मांग रहे हैं। मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, उन्हें अच्छा हिसाब मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया। अब वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मेरा विश्वास करने का मन नहीं, ऊपर से पति भी लड़ते हैं। मैं क्या करूं, उनके पास अपनी एफडी है पर वो तोड़ना नहीं चाहते, मुझे मेरी तोड़ने के लिए कह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प, जस्ट से नो, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, 2 क्वेश्चन पर कई बार घर वाले विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं, तो बड़े भी चाहते हैं कि बेटा भी आगे हमें सपोर्ट करे। ये सब औरतें नहीं देखती, वो बस हस्बैंड की कमाई देखती हैं कि ये तो पूरा पैसा घर वालों पर खर्च कर रहा है। देखो, घर वालों पर खर्च करने के लिए मैं सहमत हूँ। देखो, हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपना बच्चा सोचते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करें, लेकिन अगर हमने अपने बच्चे की शादी करी है और वो फिर पत्नी को लेके आया है, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सही, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू माँ बाप एंड भाई बहन, उसके पत्नी और बच्चों पर भी जाती है। यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पत्नी और बच्चों का मैनेज ही नहीं हो पा रहा, उनका जुड़ ही नहीं पा रहा, एंड वो कीप ऑन, और जिनका कर रहा है वो गुण एहसान भी नहीं मान रहे। अगर गुण एहसान माने, भाई अगर कर रहा है, भाई को भाई की तरह माने, भाभी को माँ की तरह माने, उसको प्यार सम्मान मिले, जैसा कि एक मतलब हमारा भाई अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम उसको बाप की तरह मान रहे हैं, उसकी पत्नी को उतना सम्मान मिल रहा है, उसके बच्चों को उतना प्यार मिल रहा है, तो कौन औरत मना करेगी। बात ये होती है कि मेरा पति है, जो वो कमा रहा है, हमारे खर्चों में से काट के वो अपने माँ बाप और भाई बहन को कर रहा है, ठीक है, माना वहाँ ज़रूरत है, लेकिन बदले में वो माँ बाप और भाई बहन हमारी ही बैंड बजा रहे हैं, तब आता है गुस्सा। दीदी मेरे हस्बैंड बहुत टॉक्सिक हैं, खाने में हर समय कमियां निकालते हैं, मैं खाने में सब बना लेती हूँ, साउथ इंडियन से लेकर ऑलमोस्ट सभी चीज़। खाना पूछो तो बताते नहीं क्या बनाना है, बना के रख दो तो खाना नहीं, तुरंत बना कर दे दो। बच्चे हैं बेटे, एक 2.5 साल का, दूसरा 7 साल का, समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूँ हबी को। डिप्रेशन में जा रही हूँ, दिमाग को कैसे शांत रखूँ, मुझे रोना आता है, डर लगता है, वो खाना खाएं आएंगे कलेश करेंगे, एनजाइटी होने लगी है, उनको जो चाहिए वो करके दे देती हूँ, किसी तरह से शांत रहें। जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं गुस्सा आता है, फिर मैं चिल्लाती हूँ, रोने लगती हूँ, पड़ोसी तक आ जाते हैं, क्या करूँ। मिसेस मूवी दिखाओ उन्हें कि ये भी हो सकता है, यही तो होता था उसमें, खाना खाना खाना। मुझे वो पिक्चर मैंने एक बार ही देखी है, एक बार, मतलब जब भी रिश्ता होता है उस क्या कहता है, क्या पसंद है, जस्ट सिंपल होम मेड कुक्ड फूड, यही बोलता है ना, होम मेड फूड सिंपल। और उस सिंपल फूड ने उस लड़की की क्या बैंड बजाई, कैसा सिंपल फूड था उनका, वही आपके यहाँ हो रहा है। तो वो दिखाओ मूवी। और बाकी भैया एक चीज़ और है, अगर एक आदमी हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी कलेश कर रहा है, फिर तो कलेश करके निपट ले, हमसे जितना आराम से होगा हम तो उतना कर लेंगे। हमने अपनी जान निकाल के रख दी, मज़ा आया नहीं सामने वाले को, तो फिर हम अपनी जान निकाल के रखे कि हम तो आराम से कर लेंगे, जितना हो रहा है चलता है चले, नहीं तो कलेश तू पहले भी कर रहा है और कर ले। मेरा तो मानना ये है ऐसे लोगों के लिए। नेक्स्ट, दी अगर किसी को ग्रिट कीजिए और पूछिए कि आप कैसी हैं भाभी, रिप्लाई में ताना मिले, ग्रीट होगा,
तो क्या करें, क्या लोगों का हालचाल लेना बंद कर देना चाहिए? मैं पूछी कि भाभी मैं बहुत दिन से नहीं देखी हूँ, आप लोग की तबीयत ठीक है? तो रिप्लाई की बोली कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ऐसा क्यों बोली और मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। ऐसा उन्होंने क्या ही बोल दिया? उन्होंने यही तो कह दिया सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सिंपल। हो सकता है स्पष्ट भाषी हो वो, तो जस्ट उन्होंने तो कह दिया सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी हैं भाई। नहीं दिखे, ठीक है, बात खत्म। आगे से जब पूछोगी तो इसी तरीके से, ये क्या पूछना कि बहुत दिन से देखा नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बस ये दो, अरे बड़े दिनों में दिखाई दिए, बिजी चल रहे थे क्या? ऐसे भी तो पूछ सकते थे। अगर आप किसी सही को कहते हो ना तबीयत खराब तो नहीं हो गई, कई बार लोग इस बात पे बिदक जाते हैं। मे बी ये हुआ उनके साथ। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, अगर इतना ही था तो इट्स अ नॉर्मल आंसर। नेक्स्ट दी, जब से मेरी मदर की डेथ है तब से मेरे छोटी बहन बहुत परेशान रहती है, उसे कैसे समझाऊं? हम बहनों का तो मम्मी से बहुत इमोशनल रिश्ता था, बहुत मैंने किसी तरह इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मॉम के गए हुए 6 महीने हो गए, उसकी शादी के भी 1 साल हो चुका है। कांट एक्सप्लेन हर, कैसे समझाऊं प्लीज़ बताएं। अगर वो नहीं समझ रही भाई, इतना करने पे भी जो मैं हमेशा समझाती हूँ यही है कि अगर आपके माँ बाप चले गए हैं और आप उनको मिस कर रहे हो, तो उनको मिस ना करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको मिस ऐसे करो जैसे ससुराल में रह के हम मैके को याद करते हैं। याद करते हैं लेकिन रोते नहीं है, कई बार एक्सट्रीम कंडीशन में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन हम मतलब करते रहते हैं ना अपना काम, हमारी लाइफ चलती रहती है, हम याद कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द वे। तो आपको कहीं ना कहीं एक संबल मिल जाएगा अपने माँ बाप के जाने के गम से उबरने का। यही कह के आप उन्हें भी समझा दो। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, घर की बड़ी बहू हूँ, सास से अलग रहती हूँ। बहुत टॉक्सिक रिलेशन रहा, सास ससुर ने सास से डिवोर्स तक करवाने की कोशिश किया, जादू टोने भी किए। अब ये हुआ कि 20 दिन पहले ससुर एक्सपायर हो गए। सास मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, छोटी बहू को पहले प्यार करती थी, अब झगड़ा करती हैं। मुझे सास पर फिर से भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं अब क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मैम। देखो जी, अब उनके ससुर मतलब आपके ससुर एक्सपायर हो गए हैं, अकेली हैं, कोई ना कोई उनको चाहिएगा। लेकिन अगर जादू टोने वाली चीज़ है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर साथ नहीं रहना है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप दोबारा उनसे बात कर लो, ठीक है। लेकिन वही है, पहले जैसी चीज़ें तो रहती नहीं, पर अब इस टाइम पे अगर वो चाह रही हैं और आप उनसे बात ना करोगी ना, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाओगी। नेक्स्ट दी, एक कन्फ्यूजन, आई हैव 6 year-old सन, माई हबी एंड MIL सेकेंड बेबी के लिए बोल रहे हैं, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। मैं फिजिकली इमोशनली मेंटली बिल्कुल भी सेकेंड बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट बेबी के टाइम मेरे ससुराल वालों ने, यहाँ तक हबी ने भी मेंटल इमोशनल टॉर्चर किया, ना कोई सपोर्ट किया, मेरे बेड रेस्ट थी, अकेले रूम में पड़े पड़े रोया करती थी। मेरे हबी अपने घर वालों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और मेरी एक नहीं सुनते। मैं उनकी बात मानूं तब तो वो ठीक रहते हैं, अगर उनकी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कह दूं, उनकी बात ना मानूं, बिल्कुल जानवर बन जाते हैं। यहाँ तक मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम उन्होंने 8th मंथ प्रेगनेंसी में मुझे धक्का दे दिया था झगड़े में। डिलीवरी के टाइम ऑपरेशन के लिए जाते टाइम मुझे लड़ाई कर रहे थे कि मैं डॉक्टर के बोलने पे C-सेक्शन करवाई, जब वो और ससुराल वाले नॉर्मल के लिए वेट कर। मैं एकदम अकेली हूँ 6 साल के बच्चे की जिम्मेदारी के साथ। मेरे मायके वाले भी अब सपोर्ट नहीं करते, अदर साइड लगता है मेरा बेटा विदाउट सिबलिंग रह जाएगा। आई एम पजल्ड, सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट। देखो, जब इतनी एक्सट्रीम कंडीशन आपकी चल रही है ना, तो आप ना कर रही हैं, उसका आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहली प्रेगनेंसी में क्या क्या हुआ, अगर उसके कटु अनुभव हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद 6 सालों में क्या हुआ, हो सकता है ना तब से अब तक स्थितियां बदल गई हूँ। तो अगर आप राजी खुशी अब अपनी शादी में रह रही हैं और चीज़ें पहले जैसी नहीं है, तो आप दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकली वीक हो तो फिर टाइम आपको लेना ही चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं है अपनी जान पर रिस्क लेने का, ठीक है। बट ये सोच के कि पहली में क्या हुआ था इसलिए अब ना करो, वो आपका हो सकता है इस टाइम चीज़ें चेंज हो जाएं, उस चीज़ से तो आप बाहर निकल जाओ। बट दूसरा बच्चा क्यों चाहिए, वो लॉजिक ज़्यादा ही बड़ा है तो बात अलग है। नहीं तो अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है, जस्ट अपने पॉइंट पर टिके रहो कि नहीं करना भाई दूसरा, इसको ही पालते हैं। क्योंकि अब इधर से भी सपोर्ट नहीं है, मैके से भी, हस्बैंड भी ऐसे, घर वाले भी,
पता लगा अभी एक की दिक्कत है, फिर कल को 2 बच्चे हो गए। आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो अगर आपको लग रहा है नहीं किसी भी तरीके से नहीं करना, तो फिर मत करो, करने दो उन्हें चिल्ल में, कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरे देवर की गवर्नमेंट में ऑफिसर की जॉब 2011 से है। मेरे सास और देवर तब से लड़की देख रहे हैं, अभी तक देख ही रहे हैं। मेरी शादी को भी 6 साल हो गए, बट मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ना कभी कुछ पूछा। बट अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे कुछ इस मैटर में बोलना चाहिए? लड़की वाले देखने आते हैं, करना सब मुझे पड़ता है काम वगैरह। अब बहन इसमें कोई क्या ही कर सकता है, उस बेचारे की नहीं बैठ रहा होगा कहीं, सिस्टा तो नहीं हो रही उसकी शादी, अब आते ही हैं रिश्ते वाले तो बनाना ही पड़ता है चाय नाश्ता, उसमें क्या ही करें। नेक्स्ट, मेरी तारीफें ढेर सारी। उसके बाद, हाय सुनीता जी, आप कैसे हो? मेरी और मेरे पति के बीच बहुत लड़ाई होती है फ़ोन की बात से। वो मेरे सामने बात नहीं करते, छुप छुप के बात करते हैं, और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या बात करते हैं छुप छुप के? किससे करते हैं? एटलीस्ट ये तो पता लगे किससे करते हैं। क्या ही करेगा आदमी ऐसे का, उसके पीछे पड़ा जा सकता है कि मुझे किससे कर रहे हो बात। अगर बाकी सब कुछ सही है, उनके गले में बाहें डाल के कि जी किससे कर रहे हो, नहीं मेरे सामने करो, मुझे नहीं पता, बताओ, कॉल दिखाओ। झगड़े के उसमें मत करो, प्यार से पूछो, पता तो चले कि आपके सामने बात करने से क्या ही दिक्कत हो जाएगी, आप क्या कर लोगे उसका। नेक्स्ट, लड़ाई मत करो, मतलब कुल मिला के ये कह रही हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करके प्यार से पूछो, हंसी मजाक में मोड़ो इस चीज़ को कि बताओ तो सही। अगर बाकी चीज़ें ठीक है, अगर आपके पहले से प्रॉब्लम चल रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ है तो बात अलग है, फिर तो ये समझो कि गया आपका पति हाथ से। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है एंड सडनली ये कि छुप छुप के बातें करते, तो आप पूछो एक बार प्यार से। नेक्स्ट दी, थैंक्स, आपने मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दिया, पर एक बात बताइए, आप कहती हैं कि हस्बैंड यदि आपको सपोर्ट ना करे, अपनी ही मत माँ की साइड लेते रहे, तो खुद जवाब देना चालू करो, अपने लिए स्टैंड लो। बट वो भी हस्बैंड को बुरा लगे तो क्या करें? कि इग्नोर भी एक लिमिट तक ही होता है। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मेरी माइंड में घर की सास की बातें चलती ही रहती हैं। भाई हस्बैंड अगर नहीं ले रहा ना साइड, तो अगर हम अपनी साइड खुद ले रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, तो वो किस मुंह से कहेगा? और अगर कह भी रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा अपने मुंह से, फिर कह रहा है कि तू मत बोल, तो मैंने उसका भी तो बताया था, सीधे बोलो कि जब आपको लेनी थी मेरी साइड या मेरी तरफ से बोलना था, आप नहीं बोले ना, तो अब ये मेरे और उनके बीच की बात है, तो अब आप मेरे को भी मत टोको। और अगर इनके साथ ही रहना, तो फिर जो भी है फिर आप भी सुनोगे। अपनी बात तो आदमी कहेगा ही यार, घुट घुट के थोड़ी मर जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, सेकंड बेबी हुई है, तब मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, सब कुछ मैंने और हस्बैंड ने खुद से मैनेज किया। जेठानी ने 3 साल तक बात नहीं की, कुछ घर के कलेशों की वजह से। लेकिन अब जेठानी से बात होती है, तो क्या मुझे उसको और ससुर को सुनना चाहिए इस बात पर कि बच्चा होने पर तुम सब ने मेरा साथ दे दिया? क्योंकि मेरा मन अभी भी उन बातों से भरा हुआ है। अब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो बातें जो होना था हो चुका। जितनी बातें हो रही हैं हो जाएं, नॉर्मल रहो, बहुत ज़्यादा घुटो, मतलब घुट तो पाओगी नहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन अब पड़ी लकड़ी लेना, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, उस सब से कुछ होना नहीं। नॉर्मल बातें करो। और आपको क्या लगता है जिसने जो किया है फ्यूचर में, क्या उसको याद नहीं रहता? हम उसको बताएंगे तब पता चलेगा। आपका कहने का मुद्दा तब बनेगा अगर वो किसी चीज़ पर दोबारा कुछ उल्टा काम करे, तब कहना कि उस टाइम पे तुमने बहुत कर दिया मेरा, जो मैं आप दोबारा करूँ। कहती तो मैं कुछ नहीं, याद तो मुझे सब है, उस दिन कहना ये चीज़। नेक्स्ट, मेरी बेटियों से लेके प्राइवेट क्वेश्चन ना पूछें यार, यहाँ पर इट डजेंट कनेक्ट। जिनने पूछा है वो समझ गई होंगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, मेरे ससुर और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब से हैं, मेरा देवर 15,000 कमाता है, मेरे देवर का सारा खर्चा मेरे ससुर करते हैं, मेरे हस्बैंड ने घर के हर काम में पैसा लगाया। अब मेरे देवर के बेटा ऑपरेशन से हुआ है, मेरे ससुर ने ऑपरेशन के पैसे दिए। अब मेरी सास देवर के लड़के के प्रोग्राम के लिए कह रही है, पैसा मेरे हस्बैंड से लगाने को कह रही है। मैंने सास को मना किया तो सास ससुर मुझसे लड़ने लगे, क्या करूँ? लड़ लें, लॉजिक है इस चीज़ में, अड़े रहो अपनी बात पे। भाई उनका बेटा है, वो खुद को बेच के भी उसके लाड़ लड़ाते रहे बुढ़ापे तक, ठीक है, हमने थोड़ा ही ठेका लिया भाई भाभी होने के नाते, बच्चा हुआ है ताऊ ताई होने के नाते हमारा जो बनता है वो कर देंगे। अब ये थोड़ा ही है कि पार्टी पूरी हम कर देंगे, और कल को जिस दिन वो खड़ा होगा ना, लिख के ले लो, वो देखेगा भी नहीं भाई भाभी कहाँ
धक्के खा रहे हैं, बेकार की बात है। और आज नहीं तो कल, अब ये पार्टी कर दोगे अगला कुछ आ जाएगा शुरू। जब तक सीधे मुंह बात रख करेंगे वो, तब तक आपका बनता रहेगा। जिस दिन आपने कहा कि नहीं भाई अब हम हाथ खींच रहे हैं, हम कब तक करें, उसी दिन उनका बुड्ढे बुढ़ियों का मुंह बनेगा। तो जितने जल्दी आपका पीछा छूट जाए उतना अच्छा। नेक्स्ट, दो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा था किचन आगे कौन में है कि नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे। मैंने दिया था भाई एक कमेंट, मतलब आज ये कमेंट अगर ये वाले वीडियो में कर रहे हो, इससे अगले में नहीं आता जवाब, उससे आगे में जाता है। तो आपने अब ये जो मैंने लास्ट वाला वीडियो इससे पहले का गया ना, उसे देखना, उसमें आया है ये क्वेश्चन आग्नेय कोण का। मुझे लगता है कंफ्यूजन वही होता है कि हमें लग रहा है आप लोगों को कि मैंने, अब आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, आपने इस पर कमेंट करा, तो आप अगला वीडियो देखोगे कि मैंने पिछले वाले में कमेंट करा था, उसमें जवाब आएगा। नहीं, वो अगला जो आएगा, इसके सेकंड वाला जो आएगा उससे अगला, यानी एक वीडियो का बीच में गैप रहता है। अब ये मैं 151 वाले के जवाब दे रही हूँ, तो ये जाएगा एपिसोड 153, है ना। तो एक छोड़ के देखा करो, ये हर बार हो रहा है, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ। मैंने दिया है ये आग्नेय कोण वाले आंसर। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे दो बेटे हैं 14 और 10 साल के, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। छोटा बहुत शैतान है, कोई काम नहीं करता, बड़ा हमेशा उसकी शिकायत करता रहता है। हमेशा ही पिटाई में नहीं करती, कभी डांट भी देती हूँ, कभी इग्नोर भी कर देती हूँ। इग्नोर करने पर वो मुझसे ही नाराज हो जाता है, कहता है आप इससे बिगाड़ रहे हो। इससे मैं पजल हो रही हूँ, कैसे दोनों को संभालूं। बड़ा बेटा ओवर रिएक्ट करता है, समझाने से भी नहीं समझता, उल्टा उसी पर गुस्सा आने लग जाता है, रूडली बात करता है, क्या करूं। देखो ये ना हमारा टेस्ट होता है पेशेंस का, है ना। तो जो कई बार मैंने कॉमेडियन को सुना था कि हमारी माँ इतनी पॉलिटिक्स खेलती है हमारे साथ, कमरे में जाके कहती है तू तो ये समझदार है, वो तो ऐसा है, और सामने कहता मुझे सुना ही भी आ रहा, और सेम कमरे में आके फिर मेरे से भी बोल रही है। तो ये गेम्स हमें बच्चों के साथ अक्सर खेलने पड़ते हैं, उनको शांत करने के लिए, क्योंकि एट द एंड वो बच्चे ही हैं, उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं होती। हमें बस उन्हें ये फील करवाना है कि वो अकेले नहीं है, या हम किसी एक को ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, या अगर हमारा एक बेटा या बच्चा परेशान कर रहा है तो हम उसकी वजह से कितने परेशान है वो दूसरे को बताना होता है कि बेटा मैं खुद परेशान हूँ। वो भी अगर हमें बहुत परेशान कर रहा है तब भी बताओ कि मैं नहीं चाह रही, मेरे को ये कलेश अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे स्ट्रेस है इस चीज़ का। तो उसको ना आप बातें, मतलब बातें करो, उसे बातों में घुमाओ बच्चे को, तभी वो वापस सेट होएगा। आप सोचो कि आपके कहने से, डांटने से संभल जाए, वो संभल जाए तो बढ़िया, लेकिन नहीं संभल रहा ना, तो फिर उसको बातें करके ही घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे जेठन जेठानी मेरे हस्बैंड को उनके बचपन के निकनेम से बुलाते हैं, स्पेशली मेरे बच्चों और अपने बच्चों के सामने, जो रिस्पेक्टफुल नहीं होता, मुझे पसंद नहीं आता है, कॉमन सेंस है, बट जेठानी को कैसे बोलूं समझाओ। या तो उनका भी निकनेम होगा कुछ, आप वो वाली, मान लो उसका नाम कुछ भी है, वो ताई जी करके बुलवाना शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी जेठानी को सीधे कह सकते हो कि चलो भैया बोले तो बोले, आप क्यों बोलती हो। एक आध बार आप सीधे मना करके देखो कि रुकते हैं नहीं रुकते हैं, है ना। बाकी एक और तरीका होता है स्मार्ट, मान लो आपके बच्चों को वो सिखा रही हैं, तो वो सीधे कहो तो बेटा ताई जी ताऊ जी का मत सुनो, वो क्या कह रहे हैं, आप नहीं बोलोगे डैडी के इस नाम को, अच्छा नहीं लगता, स्मार्ट नहीं लगता ना। स्कूल में जब हम बताएंगे तो क्या बोलेंगे, तो ताई जी ताऊ जी का तो दिमाग, या दिमाग मत बोलो, बच्चे वो भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हो कि ताई जी ताऊ जी को बोलने दो जो बोल रहे हैं, आप मत सीखो ये वाला नाम, ठीक है। बस आपको कोई पूछे आपके डैडी का नाम क्या है तो आप यही बताओ, ऐसे करके उनके सामने ही समझाओ बच्चों को। नेक्स्ट, कभी भी मैं आपकी तरह बहुत कॉन्फिडेंट थी, फिर लाइफ में ऐसे लोग आते गए जिन्होंने मुझे हर तरीके से गलत साबित करने की कोशिश की। ये लोग मेरे खुद के सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स थे। मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, मुझे लगता था मैं ही गलत हूँ। जब से आपके वीडियो सुनना शुरू किया तब से मुझे एहसास हुआ मैं हर जगह गलत नहीं थी। आई एम श्योर आपके लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की होगी। कैसे हैंडल किया आपने ऐसे लोगों को। मेरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, और आप जो इंसिडेंट बताती हैं अपनी लाइफ के, वो मेरी लाइफ से बहुत मिलते हैं, बट अब मैं टचवुड अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, ऐसा लगता है सारे जख्मों पर अब मरहम लग गया जी। और जो मुझे तोड़ने वाले लोग थे उस टाइम मैं बिल्कुल चकनाचूर हो गई, आपको बता दूं, मैं डील नहीं कर पाई। लेकिन फिर जब मैं एक बार उठ के खड़ी हुई तो जस्ट डील क्या करना है, आई डिसाइडेड नॉट टू डील विद देम। मुझे डील ही नहीं करना उनके साथ, मैंने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से इरेज कर दिया, ऐसे डील किया मैंने उन्हें।
नेक्स्ट, दीदी मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से 30 के लिए थे, अभी वो वापस नहीं कर रहा और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। जब ने नंबर ब्लॉक कर दिया, जॉब की वजह से मैंने सिटी चेंज किया, मैं उस सिटी में नहीं रहती तो मैं उसको जाकर भी नहीं मांग सकती। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मान के चलो आपके पैसे डूब गए हैं और आइंदा से उस दोस्त को दूर से प्रणाम। दी आज मैं योगा क्लास ज्वाइन की हूँ, लेकिन दी योगा करते करते कैसा तो फील होता है, नशा भी चढ़ जाता है, हल्का हल्का चक्कर भी आता है। क्या क्लास पूरी एनर्जी से क्लास अटेंड कर सकूँ, ऐसा क्या करूँ? वो बताते तो हैं थोड़ा पकड़ के कर लो, कुर्सी वुर्सी, हो सकता है आप पे वीकनेस हो, या थोड़ा सा पानी पी लिया करो, उससे भी थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी सी आ जाएगी। नेक्स्ट, दी अब मेरा भाई ठीक है और वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गया, अब सब ठीक है आप सबके आशीर्वाद से। चलो बढ़िया। आप मेरे लिए ज्ञान की देवी हो, भगवान आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे। थैंक यू अनामिका। नेक्स्ट, दी एक बार हाउसवाइफ अपने घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई एंड होम ऑर्गेनाइज अच्छे से कैसे करे, थोड़ा समझाएं। देखो, एक लाइन में ना आपने प्रश्न पूछ लिया और इसका सिंपल एक आंसर होता है प्रायोरिटी। आपके लिए जो काम टॉप प्रायोरिटी का है या जिसको करने से बहुत बड़ी भसड़ मच सकती है, उस जिसको नहीं करने से उसको सबसे पहले निपटा लो। अब मान लो आपका दिमाग चलता है सुबह 4 बजे पढ़ने में, तो आप ये मान के चलो कि मेरे को 4 बजे पढ़ाई करनी है। आपका दिमाग चलता रात को 11 बजे के बाद पढ़ने में, तो आप उस टाइम पे पढ़ाई का रखो। आप ये देखो आपको कौन सा काम किस टाइम पे करने में आसानी होती है और क्या करना सही है। खाना है, कपड़े हैं, भाई वो राइट टाइम पे खाना तो चाहिए ही चाहिए। कपड़े आप रात को धो, सुबह धो, दोपहर धो। तो ये एक ही लाइन में इसका आंसर है प्रायोरिटी। अपने सारे कामों को शेड्यूल करो प्रायोरिटी के हिसाब से। कुछ काम छूटेंगे जब आप एक्स्ट्रा काम पकड़ोगे, एंड फाइन होता है कि आप ओके फील करना सीखो कि कोई बात नहीं, जितना एक होम मेकर जो सिंपल घर संभाल रही हैं वो कर पा रही हैं, अगर आप उतना नहीं कर पा रहे देन इट्स ओके। अपने आप को कहना सीखो, तब आप अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल पाओगे। बच्चों की पढ़ाई का भी वही है, उनका स्कूल, उनका ट्यूशन, उनके सोने का टाइम, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके तब आपको बैठना होगा कि किस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाना है। तो लिख के हिसाब लगाओ आपके पास कितने घंटे हैं, कितना काम है, उस हिसाब से काम होता है। हर एक की लाइफ अलग, हर एक का पैटर्न अलग, तो टाइम टेबल भी सबका अलग होता है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है, और मुझे हमेशा ये लगता है ज़िंदगी उतनी ही आसान बन सकती है जितना आप चाहते हो। हमने उसे खुद मुश्किल बनाया हुआ होता है, क्योंकि हमें बुरे होने का टैग नहीं लेना। जिस दिन ये टैग का वजन हमारे सिर से हट जाता है ना, कि पहले मैं अपने बारे में ठीक से सोचूंगी, जो मेरे लिए ठीक है वो मैं करूंगी, उस दिन आपकी लाइफ आसान होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, मैं एक हेड मास्टर हूँ, आपके जैसा बोलना सीखना चाहती हूँ। आप कितना अच्छा बोलती हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और एक चीज़ है, आप ये वाला एपिसोड जितना ज़्यादा देखोगी आप अपने आप बोलने लगोगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम जो चीज़ ज़्यादा देखते हैं ना, बोलते सुनते हैं, जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनबिल्ट होता चला जाता है, एंड आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। आपका क्या ही कहना दिया, आप हर फील्ड में मास्टर हो, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनती हूँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट, आई लव यू दी, घड़े का एग्जाम्पल सटीक है, मैं हमेशा याद रखूंगी। पता नहीं क्यों हम रिश्तों के बोझ होते हैं, बोझ तभी होता है जब रिश्ता वन साइडेड हो। थैंक यू दी, मैं आपका वीडियो 2 साल से देख रही हूँ। आपका ब्लॉग मेरे पास तब आया था जब मैं बहुत परेशान थी। मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी 14 की, 2 बेटे हैं, 5 और 3 साल का। बच्चे जब छोटे थे तो घर का काम मैनेज नहीं होता था, कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता था। थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए। आपकी हर वीडियो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, इसके बाद आई लव यू दी, आपने मेरी लाइफ बदल दी। 13 साल बाद आपकी भाषा में बोलूँ तो धूमताना नन्ना कर दिया सबका। आप कितनी अच्छी हैं, आपकी बातें बहुत ताकत देती हैं दीदी। यू आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन द यूट्यूब। मेरा दिल भर जाता है ये सारी बातें सुन के, और इतना लंबा होने के बाद भी एपिसोड में इसलिए पढ़ती हूँ। एक बार एक कमेंट आया था कि आप तारीफ वाले कमेंट ना पढ़ें लेकिन लंबे कमेंट भी छोड़ा ना करें, तो मैंने लंबे कमेंट नहीं छोड़ूंगी। ये तो सोच लिया कि चलो मैं पूरा पढ़ लूँगी खुद अलग से बैठ के, देन उसका सोल्यूशन यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। बट ये पढ़ के जिन्होंने लिखने के लिए इतने एफर्ट डाले हैं, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल अपना होना चाहती हूँ। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून दी, अब मुझे आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके वीडियो सुनकर लोगों के कमेंट्स में सोल्यूशन मिल जाते हैं। बट हर दिन वीडियो सुनती हूँ, अपना स्टिचिंग का भी काम करते हो, आपका व्लॉग चलता रहता है, थैंक यू सो मच। आ गया ना, देखो टाइम मैनेज हो गया ना आपका डबल करके। नेक्स्ट,
मैंने कभी इस चैनल पे कुछ नहीं पूछा, बट आज पूछ रही हूँ। मेरी एक बेटी थी, 6 साल बाद फिर से बेटी हुई। पहले लगता था बेटा बेटी एक समान है, बट अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एक बेटा हो जाता तो बढ़िया रहता। मैं अपनी बेटी के जन्म से चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही हूँ। क्या करूँ मैं, एक और बेबी प्लान करूँ क्या? अब क्वेश्चन कि मेरे दोनों सी सेक्शन से हैं। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है और आप अफोर्ड कर सकते हो तीसरा बच्चा, कर लो, लेकिन क्या गारंटी कि तीसरा भी बेटा होएगा या बेटी? दूसरी चीज, जब ऐसा होता है ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का हो जाए लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है, तो अगर आपको बीइंग अ मदर भी ऐसा लग रहा है ना कि आप चाह के भी खुश नहीं हो पा रही, मैं बताऊँ आपको, इट्स नॉर्मल होता है। बहुत बार होता है कि हम लड़का एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन नहीं हुई, हमारी लड़की हो गई। हम थोड़ी देर के लिए या थोड़े सालों के लिए ऐसा लगे, लेकिन जब वो बिटिया बड़ी होगी ना, आप सब भूल जाओगे, देखना आप उसे उतना ही प्यार करोगी। तो ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, इतना ज़्यादा लोड मत लो। अगर तीसरा बच्चा, चाहे फिर वो बेटी हो बेटा हो, अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं सलाह नहीं दूंगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी सास मेरे और मेरी जेठानियाँ बहुत अंतर करती है। हमेशा उसकी बात मानती है, मुझे बिल्कुल नहीं पूछती। वो कोई काम नहीं करती तो भी सब उसी की कदर करते हैं, पर मैं सारा काम करती हूँ तो भी बोलते हैं कुछ नहीं करती। सारा दिन फ़ोन यूज़ करती है, मैं काम भी करती तो भी कोई कदर नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। ऐसा है भी, अपना काम जो है वो बांट लो, आधा आधा। उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा करो, कोई गुण गाए ना गाए। आप प्रेशर ये मत लो कि मैं ज़्यादा करके खुशी मिलेगी दूसरों को या कोई मेरी तारीफ करेगा। आपकी जिम्मेदारी, आप उस घर में रह रही हो, आधा काम जो आपके हिस्से का आप करो और अपना खुश रहो। मांगो मत किसी से वैलिडेशन। देखो, हेलो दी, मेरी देवरानी भूत भूत गुस्सा करती है बहुत मेरे से, हर छोटी बात पर। मैंने उससे बहुत प्यार करती हूँ, अकेला रहना नहीं चाहती, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं, कुछ भी है, हम अपनी तरफ से रिश्ता पूरा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बार बार गुस्सा कर रहा है, सिर्फ गुस्सा है ना, कलेश या बहुत ज़्यादा गंदी वो नहीं पॉलिटिक्स, तो हम उसको मना सकते हैं। आप उसको सीधे यही कह दोगे, देख मैं तेरे से अलग नहीं रहना चाहती, थोड़ा गुस्सा कम करा कर, तो थोड़ा बहुत हो सकता है मैनेज हो जाए। लेकिन अगर सिर से ऊपर पानी जा रहा है ना, तो ये चीज़ कोई वैलिडिटी नहीं रखती कि हम अलग नहीं रहना चाहते हैं। वो मुझे लगता, मैं अपने को बताऊँ, मुझे कभी अलग नहीं रहना था। मैं कभी ऐसा, मेरा वाइल्डेस्ट ड्रीम भी नहीं था कि मैं ऐसे अलग घर में रहूंगी, मेरा पति मेरे बच्चे एंड यही मेरा परिवार होगा। मैं शुरू से इतने बड़े परिवार में रही, तो मुझे चाहिए था परिवार, मतलब घर में 15-16 जने ना हो ना, तो मुझे लगता था ओ अब मैं बात किससे करूंगी, बट हो रहा है ना। तो भाई, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शांति से ही नहीं जी पा रहे, तो ऐसा घर में भीड़ लगा के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जस्ट लाइटली हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हो सकता है उसको नहीं रहना हो आपके साथ, वो इसलिए ऐसा करती है। आपने एक वर्ड बोला प्रारब्ध, इसका क्या मतलब है? भविष्य, कर्मों का फल, इसका मतलब ये है। सो स्वीट, आप महान हैं, कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो, जिंदगी खुद की है, खुद ही फैसले लेने चाहिए, सबको खुश रहने का किसी ने ठेका नहीं लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है एंड सेल्फ लव, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मैंने दे दिए हैं सारे क्वेश्चंस के जवाब, और बड़े वालों को भी मैंने इस बार थोड़ा सा अपने तरीके से करके पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो लंबा हो गया है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो उसको फॉरवर्ड कर देना ये वाले चैनल को। कोई कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में करना, एंड इससे अगले से अगले वीडियो में उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।